तो अब इकोनॉमी की मैगज़ीन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो टॉपिक है वो म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग को लेके है। म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग पे, जिसमें ये अपने आप में एक पहला कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा म्यूनिसिपल फाइनेंसेस को लेके, और ये 201 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को ऑल ओवर इंडिया कवर करेगा। ओके, और ये इनोवेटिव वेज भी देगा टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के फाइनेंस के बारे में देखते हैं। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था 12th शेड्यूल में, और एज अ थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये प्रमोट करता है ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को। ओके, अब ये जो है एक्ट, इसमें 18 फंक्शंस थे जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर में आते हैं, जो स्टेट असाइन कर सकता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को पार्टली या फिर पूरी तरह से म्यूनिसिपल लॉज के तहत। लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट है इसने कभी भी म्यूनिसिपल फाइनेंस लिस्ट के बारे में बात ही नहीं की है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो जो फाइनेंस है म्यूनिसिपैलिटीज़ का वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, और इस मिसमैच के वजह से जो फंक्शन डिस्चार्ज करना चाहिए यूएलबीज़ को, वो अपने फंक्शंस को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं डिस्चार्ज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है और फंक्शंस ज़्यादा हैं। तो जो 3 टियर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है कि सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज होता है, उसके ऊपर स्टेट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, तो टैक्स डिवॉल्यूशन से, फिर लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स जो देते हैं उससे, उसके बाद अदर ग्रांट्स और स्कीम रिलेटेड ग्रांट्स के तहत। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं टोल्स से, टैक्सेस से, ड्यूटीज़ एंड फी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ लोकल बॉडीज़, ग्रांट्स एंड लोन्स। उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट जो हैं उनके पास पैसे आते हैं ग्रांट्स से, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट, डोनर एजेंसीज। फिर टैक्सेस में लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, नन रेंट टैक्स, रेंट और अदर फीस के तहत। उसके बाद इनके पास कुछ अदर एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं और अपने कुछ इंटरनल सोर्सेज भी हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जो कंबाइंड बजट साइज है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो 1946-47 से अभी तक डिस्टिंक्ट राइज इन रेवेन्यू में देखा नहीं गया है, क्योंकि ये अभी तक अनचेंज्ड ही है, जो पहले था वैसा ही मेंटेन्ड है। अब जो ओवरऑल बोरोइंग्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का, ये भी मिनिस्क्यूल है, बहुत ही कम है, 0.5% से भी कम है, और उनका मार्केट बोरोइंग भी है वो भी नेग्लिजिबल है, क्योंकि और इसमें कुछ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है जो इसमें डोमिनेट करते हैं, अदरवाइज बाकी लोगों का बहुत ही कम है। तो इसी की वजह से हमें अभी एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन की। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और इसीलिए ग्रेटर फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू लोकल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। नाउ अब एसेंशियल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन के हिसाब से वो भी इनएडिक्वेट है, क्योंकि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बहुत सारे सिटीज़ और टाउन में वो पॉपुलेशन के हिसाब से है ही नहीं। तो जो अवेलेबिलिटी और एसेंशियल सर्विस है और उनका क्वांटिटी जो है ये डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इम्प्रूव करने पे ही। जब इम्प्रूव्ड होगा तभी जाके सर्विसेज इम्प्रूव होंगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटर और स्टेट पे डिपेंडेंस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ये इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देता है, और डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से अफेक्ट हो रहा है। फिर जो इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ को अनेबल बनाती है इनोवेटिव आइडियाज़ और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, फिर एयर और वाटर पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए। तो क्या कारण है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ म्यूनिसिपैलिटीज़ का अभी तक वीकर रह गया है? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। फिर अभी भी वो कैश अकाउंटिंग सिस्टम के भरोसे बैठे हुए हैं, और यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है इनके पास, जो लार्जली इनकम्पेरेबल है अक्रॉस स्टेट एंड इवन विद इन स्टेट। जैसे कि इस डेटा में देख सकते हैं यहाँ पे कि चाइना का जो टैक्स रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल गवर्न बॉडी है वो कितना ज़्यादा है सभी कंट्रीज से। इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू ये चाइना का इतना है, और कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, रसिया और ब्राज़ील, जिसमें कि चाइना की डिपेंडेंसी सेंटर और स्टेट पे कम है इन कंपेयर टू ब्राज़ील एंड रसिया
और फिर साउथ अफ्रीका का। तो इंडिया का ये डेटा है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब अगला है कि जो लीगल हर्डल्स क्या है इसमें, कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है उस वहाँ पे एक लॉ है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस या फिर सरप्लस बजट। तो इसी वजह से ये कैपिटल मार्केट को टैप करने में अभी तक नाकाम रहे हैं और अपने रेवेन्यू को सप्लीमेंट करने में। जो टैक्स रिजीम है हमारा, उसके अंदर में जो कुछ पहले टैक्सेज जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते थे, अब वो भी जीएसटी के अंदर चले गए हैं। तो जीएसटी के अंदर आने का मतलब ये होता है कि आधा सेंटर के अंदर जाएगा और आधा स्टेट पे चला जाएगा। तो इससे भी यहाँ पे यूएलबीज़ को घाटा हो रहा है। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशंस स्टेट गवर्नमेंट को बनाना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने रेगुलरली और टाइमली मैनर में से नहीं बनाया है, जो कि रिक्वायर्ड है 5 ईयर्स पे बनाने का, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी तभी तो फंड एलोकेशन ये सब होगा। और सबसे बड़ी बात की जो बॉन्ड मार्केट है ये म्यूनसिपैलिटीज़ का, वो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। तो इसके वजह से क्या है कि सेकेंडरी मार्केट अभी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग हुआ नहीं है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो उन्हें बैंक पर रिलाई करना पड़ता अपने फाइनेंस के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी इनएफिशिएंट है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ टैक्स है उसका डोमिनेंस है और यहाँ पे उसकी कलेक्शन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे इनकम रजिस्टर्स कंप्लीट नहीं है, पेंडिंग है लिटिगेशंस, फिर अंडर वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का, और गैप है एलोकेशन और ट्रांसफ़र ऑफ ग्रांट में। तो रिकमेंडेड जो अमाउंट है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15% कम ही पैसे भेजे हैं अभी लोकल बॉडी, क्योंकि कंडीशनैलिटीज़ को मीट नहीं कर पा रहे हैं यूएलबीज़। जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने 4.36 लाख करोड़ का ग्रांट लोकल गवर्नमेंट को दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 2021-22 से 2025-26 तक का। ये लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्रांट है जो लोकल बॉडीज़ को असाइन किया गया है। फिर तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गाइडलाइन इशू किया है कि म्यूनसिपल बॉन्ड का यूज़ करने के लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट रेटिंग ऑफ एमएससीज को इंक्लूड किया है अपने स्मार्ट सिटीज़ और अमृत प्रोग्राम में। तो इसमें 94 सिटीज़ जो है वो क्रेडिट रेटिंग उनको मिल चुका है और 59% रेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इन्हें मिल गया है। फिर स्टेप्स क्या नीडेड है टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो सबसे पहले तो कैपिटल मार्केट को टैप करना पड़ेगा कि जो बॉन्ड्स म्यूनसिपल बॉन्ड्स हैं इसको इशू करना पड़ेगा थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एंड स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटीज़। जैसे कि चाइना के लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स ने एक खुद का इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखा है और ये बॉन्ड्स सेल करते हैं बॉन्ड मार्केट में फॉर फाइनेंसिंग रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड अदर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद पूल्ड फाइनेंसिंग की ज़रूरत है कि जो छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो सारे एक जगह मिलके खुद से एक ग्रुप बनाएं और फिर बॉन्ड्स इशू करें, जैसे कार पूलिंग टाइप ये कर सकते हैं पूल फाइनेंसिंग। क्योंकि छोटे जब अर्बन लोकल बॉडीज अगर बॉन्ड इशू करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। फिर क्रेडिट रेटिंग जो यूएलबीज़ का है, अभी बॉन्ड मार्केट म्यूनसिपल का जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में है, तो इसके वजह से इनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, तो ये अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को बॉन्ड मार्केट में। उसके बाद जो लैंड एरिया है वो अभी भी हाईली अंडर टैप्ड है, तो इसी बेस पे बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा सकता है, जैसे वैकेंट लैंड टैक्स यूज़ कर सकते हैं, तो 2 पार्ट प्रॉपर्टी टैक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर खाली ज़मीन है तो उसके लिए हायर रेट और बिल्डिंग्स के लिए कम रेट। फिर स्टैंप ड्यूटी को शेयर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट से। उसके बाद इम्पैक्ट फ़ी का डेवलपमेंट, लैंड मोनेटाइजेशन, ये सब कर सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग की ज़रूरत है, जिसमें कि डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम म्यूनसिपल बॉडीज़ को ये कंसोलिडेट करने में काम करेगा लोकल गवर्नमेंट के डेटा को। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि ऑडिटेड अकाउंट्स जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उसको ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए, और फिर डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, क्योंकि वेब बेस्ड ई गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अभी नीड ऑफ द टाइम है और इट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड मोर, एज ये एक इंटरैक्टिव एंड इन्हेंस मेथड हो सकता है जो कि लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को एफिशिएंट बनाएगा। फिर लोकल गवर्नेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, विच विल इंश्योर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड मोर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ
public service. So next topic is on स्वामित्व स्कीम, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उस पर, और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कि स्वामित्व स्कीम और रूरल प्लानिंग की थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब स्वामित्व स्कीम के बारे में देखते हैं कि है क्या ये। तो ये एक सर्वे है विलेज आबादी की, और मैपिंग होगा उसका विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरिया। तो ये हो गया स्वामित्व। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में। विलेज आबादी क्या होता है? तो ये होता है कि जितने भी बिल्डिंग्स, लैंड्स, प्लॉट जो भी हैं वो इनहेबिटेड बाय विलेजर्स ओनली। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये लॉन्च हुआ था सो दैट क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड्स ये प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें कि लीगल ओनरशिप कार्ड यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड विलेजर्स को इशू किया जा सके। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट का, और फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है कि सर्वे ऑफ इंडिया एक नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, और ये एक ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो कि 1767 में सेटअप हुआ था। तो फाइनेंशियल आउटले में है कि 566 करोड़ 5 साल के लिए 2020 से 2025 तक दिया गया था। इस स्कीम में सबसे पहले तो मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल होगा बाय यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन के द्वारा यूज मैपिंग होगा लैंड्स का। फिर एक कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। अब कोर्स क्या है? तो ये एक तरह से जीपीएस डेटा प्रोवाइड करता है लैंड के लिए, और ये सपोर्ट करता है स्टैब्लिश करने में ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स विथ हाई एक्यूरेसी। ठीक है। फिर जो कोर्स है इसका एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ ही नहीं होगा, लैंड के लिए नहीं होता, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होता है, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए भी होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, एसेट्स एंड मैनेजमेंट सब में होता है। फिर ये स्कीम अवेयरनेस जनरेट भी करेगी लोगों में, ताकि उन्हें बेनिफिट्स का पता चल सके और सर्वेइंग मेथड्स के बारे में भी वो जान सके। डेवलपमेंट ऑफ स्पैटियल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र, ये लेवरेज देगा डिजिटल स्पेटियल डाटा को, या फिर मैप क्रिएट जो बनेंगे ड्रोन के सर्वे, ड्रोन से जो सर्वे होगा उसमें जो मैप्स बनेंगे उस पे, और एक एनालिटिकल टूल की तरह यह काम करेगा जिसमें एनालिसिस में हेल्प होगा, जो कि जीपी डीपी के प्रिपरेशन में सपोर्ट करेगा, यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब अक्टूबर 2022 से प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है? ये ड्रोन फ्लाइंग को 1.87 लाख विलेजेस में कंप्लीट कर लिया गया है अक्रॉस 31 स्टेट्स और यूटीज। फिर प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो बना लिए गए हैं अप्रोक्स 58,000 गाँव के लिए ऑफ नियरली 91 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि स्कीम के हैं। तो ये है कि सबसे पहला कि एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग बनाना, गांव के लोगों के लिए गांव की जो जमीन होती है उसका यूज करना लोन्स या फिर फाइनेंशियल एसेट की तरह। फिर एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का डिटर्मिनेशन करना, सर्वे का क्रिएशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीआईएस मैपिंग फॉर यूज बाय एनी डिपार्टमेंट। यहाँ एक डेटा एक बार बना लिया जाएगा और किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा यूज कर सकते हैं। फिर तो अब ग्राम मानचित्र जो है ये एक स्पैटियल एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, जो कि प्रोवाइड करता है एक यूनिफाइड जियो स्पैटियल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ग्राम पंचायत, प्रोवाइडिंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। और फिर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस भी होता है इससे, जो काम हो रहा है डिफरेंट स्कीम के अंडर में। स्वामित्व स्कीम ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में कैसे काम करेगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट में हेल्प करेगा, फिर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा गांव के लोगों का, प्लानिंग में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बेटर प्लानिंग में। प्रॉपर्टी कलेक्शन टैक्स जो होता है उसमें बढ़त होगी, और इससे सबसे ज़्यादा क्या फायदा होगा? लैंड गवर्नेंस के रिफॉर्म में, इंक्लूसिव सोसाइटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल हैबिटेट में फायदा होगा। तो जो ब्रॉड एरियाज है जिसमें स्वामित्व का इम्पैक्ट होगा वो है पहले तो क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफ आबादी एरियाज ऑफ लैंड। तो अभी क्या होता है कि जो लैंड रिकॉर्ड है बहुत सारे, जैसे प्रॉपर्टीज, मैप, सेल, ये सब ये अलग अलग डिपार्टमेंट में किए जाते हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट्स हैं दे वर्क इन सिलोज और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से इनएफिशिएंसी होता है और डिले होता है, लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं इस ऑफिस से उस ऑफिस। अब स्वामित्व स्कीम कैसे हेल्प करेगा इसमें? आबादी एरिया विलेज के जो है उसको मैप कर दिया जाएगा, एक मैप जनरेट किया जाएगा 1:500 के स्केल पे, और इस मैप के बेसिस पे
जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है ये प्रिपेयर किया जाएगा और फिर प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर दिया जाएगा ओनर्स को। फिर अगला है यूज ऑफ आबादी प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट फॉर लोन एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट। अब प्रेजेंट सिनारियो क्या है कि जो लोग जिनके पास जमीन है उनके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है नहीं अपने जमीन के राइट्स के लिए, बहुत पुराने जमीनों का उनके पास पेपर ही नहीं है। अब ऐसे रिकॉर्ड्स जो है ही नहीं इनके पास कि जमीन इनका है, तो बैंक जो है उस पर आपको लोन प्रोवाइड करेगी नहीं उसके सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो स्वामित्व स्कीम क्या करेगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोवाइड करेगा और इससे आपको लोन मिल जाएगा आराम से। फिर जो स्पैटियल रिकॉर्ड है जो कि प्रॉपर्टी एंड जियो टैगिंग का, वो इनेबल करेगा फ्रॉड के प्रिवेंशन में। कोई किसी के और के लैंड पे लोन जाके नहीं ले सकता है। फिर अगला है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन रूरल एरिया। अभी क्या हो रहा है कि एक्यूरेट प्रॉपर्टी रजिस्टर है नहीं जिसमें कितने साइज की जमीन है, कितना एरिया है और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितने हैं, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो फुल पोटेंशियल पे हो नहीं पा रही है। तो इससे जब स्वामित्व स्कीम की वजह से क्या होगा कि एक डिजिटाइज प्रॉपर्टी रजिस्टर बन जाएगा जिसके वजह से प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलेगी क्योंकि सभी प्रॉपर्टी को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और टैक्स असेसमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर। फिर एक बार जब ये प्रॉपर्टी रजिस्टर डिजिटाइज हो जाएगा तो डिजिटल टैक्स कलेक्शन का सिस्टम भी हम बना सकते हैं जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। फिर रूरल प्लानिंग के एरिया में जो करंट सिनारियो है उसमें स्पेटियल एक्सपेंशन ऑफ मेनी ग्राम पंचायत जरूरी बना दिया है लैंड यूज प्लान को प्रिपेयर करना। लेकिन अभी क्या है कि कोई फ्रेमवर्क नहीं है प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग के लिए। तो जो स्कीम है इसमें कैसे हेल्प करेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंट्रोड्यूस किया था 2022 में एक रूरल एरिया डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन एंड प्लान RADPFI। तो RADPFI जो है वो गाइड करता है मास्टर प्लान बनाने के लिए विलेजेस के लिए। तो स्वामित्व RADPFI के साथ मिलके एक स्पैटियल बजटिंग को इनेबल कर सकती है बाय अनलॉकिंग द लैंड यूज जो कि अवेलेबल होंगे ड्रोन सर्वे के द्वारा और उसके फीचर एक्सट्रैक्शन के द्वारा। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर कोई इन्वेंट्री ऑफ हाउसेज जो है जैसे कि पक्का घर, कच्चा पक्का घर जो बोलते हैं जिसको, वो सब को रिकॉर्ड करना है तो इनका डेटा ड्रोन सर्वे से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि कौन से घर प्रोन टू डिजास्टर ज्यादा हैं। तो उनके लिए जो कच्चा घर जैसे उन्हें डिजास्टर में ज्यादा क्षति हो सकती है तो उनके लिए सस्टेनेबल इंटरवेंशन करके उसे ठीक किया जा सकता है। फिर है यूज ऑफ जियो स्पैटियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा ऑफ स्वामित्व बाय अदर एजेंसी। तो अभी जो डेटा अवेलेबल है वो हैंड रिटन है। तो ये जो डेटा है स्वामित्व स्कीम के अंडर में नेशन स्पैटियल रेफरेंस फ्रेम पे दूसरे एजेंसियों के द्वारा भी यूज किया जा सकता है इसको। फिर जो स्कीम होगा वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्प करेगी, मैपिंग ऑफ हेल्थ सेंटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग सुटेबल लोकेशन फॉर अ न्यू हेल्थ क्लिनिक। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में स्कूल फैसिलिटी की प्लानिंग के लिए, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए करेंगे काम। फिर ये रोड डिपार्टमेंट में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, रूट का प्लानिंग करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रोड थ्रू नेटवर्क एनालिसिस करना है। फिर सैनिटेशन में डिसीजन मेकिंग ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू पब्लिक टॉयलेट फॉर द डिपार्टमेंट थ्रू डिस्टेंस एनालिसिस। ये सब करने में हेल्प होगा स्वामित्व स्कीम के आ जाने से। तो कमिटीज का जो रिकमेंडेशन है अब ये क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि स्वामित्व स्कीम के अंडर में जो डेटा क्रिएट होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए MOPR एक फ्रेमवर्क बनाए ताकि उससे डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा भी मेंटेन हो सके, जो कि बहुत जरूरी है ओनरशिप ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए। अब अगला है कि लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की बात कही गई है थ्रू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DIL RMP के द्वारा, और MOPR ये दोनों मिलके कंप्यूटराइज करें लैंड रिकॉर्ड डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फिर जो प्रॉपर्टी कार्ड है स्वामित्व के अंदर में, इसमें एक QR कोड होना चाहिए या फिर कोई यूनिक आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए ताकि ये डेटा डुप्लीकेशन में प्रोहिबिट कर सके डेटा डुप्लीकेशन को। उसके बाद स्टेट को अपना प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना होगा विथ इंटीग्रेशन ऑफ स्वामित्व स्कीम डेटा। उसके बाद एक पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए जो मेंटेन और अपडेट करे डेटा को। उसके बाद डेटा सभी इंडस्ट्रीज को अवेलेबल हो सके ताकि वो जियो स्पेटियल डेटा का यूज कर सके टू डेवलप एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड इन नियर फ्यूचर। जो हम लेंगे वो है क्रेडिट रेटिंग। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेबी ने एक गाइडलाइन इशू किया है स्टैंडर्डाइज करने के लिए रेटिंग स्केल जो CRA यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यूज़ करती है। तो सेबी तो आपको पता है कि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो इस गाइडलाइंस के की हाइलाइट्स क्या है, तो इन्होंने डेफिनेशन और स्टैंडर्डाइज सिंबल को डिवाइस किया है फॉर इशूअर रेटिंग और कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग। और ये सिंबल्स क्या है, AAA, AA, A, BBB, BBB, B, C एंड D। तो ये जो है इनमें CRA का फर्स्ट नेम प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा।
तो ट्रिपल ए जो सिंबल है उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग बोलते हैं। फिर डबल ए हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, फिर ए एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, उसके बाद ट्रिपल बी मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, उसी तरह डबल बी जो है मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है, फिर बी हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, सी वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट और डी जो डिफ़ॉल्ट में आएंगे या फिर सून टू बी डिफ़ॉल्टेड। तो ये रेटिंग्स के सिंबल्स हैं। अब जो CRA है वो मॉडिफायर्स यूज़ कर सकता है प्लस और माइनस को, जो रिफ्लेक्ट करेंगे कंपैरेटिव स्टैंडिंग्स को विद इन द कैटेगरी AA to C। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग को। तो वो फैक्टर्स क्या है कि पहले तो है ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट हिस्ट्री, कि क्या उन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट किया है या फिर पेमेंट मिस किया है। फिर अमाउंट दे करेंटली ओ, मतलब कितना पैसा भी उनका डेप्ट में चल रहा है। फिर करंट कैश फ्लो एंड इनकम, कि कैश फ्लो कितना आ रहा है, इनकम कितना जनरेट कर पा रहे हैं। फिर मार्केट आउटलुक जो है कंपनी का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इशू जो रीपेमेंट में प्रिवेंट करता है टाइमली। स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स फॉर रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक को प्रोवाइड करना। तो रेटिंग वॉच जो है वो इंडिकेट करता है CRA का व्यू ऑन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन शॉर्ट टर्म, और रेटिंग आउटलुक जो है वो CRA का व्यू को दिखाता है ऑन रेटिंग मूवमेंट इन नियर टू मीडियम टर्म। फिर CRA ने एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स ऑन रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक दिया है, जिसमें फॉर रेटिंग आउटलुक ये स्टेबल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स यूज कर सकते हैं। और रेटिंग वॉच के लिए पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, फिर डेवलपिंग इम्प्लीकेशन एंड विथ नेगेटिव इम्प्लीकेशन, ये सब यूज किया जाता है डिस्क्रिप्टर के तौर पे। अब रेटिंग एजेंसी के बारे में देखते हैं क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है ये एक तरह से एक ओपिनियन है, ठीक है, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं, जिससे कि पता चलता है कि किसी भी एंटिटी जो कि गवर्नमेंट, बिजनेस या इंडिविजुअल है, वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, जैसे कि क्या वो लोन लेके सही टाइम पे वापस कर सकते हैं, कहीं वो लोन डिफॉल्ट तो नहीं कर देंगे, NPAs में तो नहीं चला जाएगा, ये सब क्रेडिट रेटिंग देखती है। अगर कोई आदमी लोन लेने जाता है तो उसका क्रेडिट रेटिंग चेक होता है, क्रेडिट स्कोर, जैसे कि आपने कभी सुना होगा क्रेडिट स्कोर चेक होता है, तो ये उसी तरह का चीज़ है। तो वही यहाँ इन्होंने दिया है कि क्रेडिट रेटिंग्स को यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा, कि डेप्टर जो है वो डिफॉल्ट तो नहीं कर देंगे। फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इवेलुएट करते हैं क्रेडिट रेटिंग को डेप्टर का बाय एनालाइजिंग जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स है एंटिटी के। उसके बाद इसमें है कि ये ट्रांजैक्शंस ऑफ डील को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ओपिनियन ऑफ क्रेडिट रिस्क। अब प्रेजेंटली अभी 3 प्रोमिनेंट क्रेडिट एजेंसीज हैं जो 85% मार्केट को कंट्रोल करती है, जो मूडीज इन्वेस्टर है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच ग्रुप, S&P एंड फिच ग्रुप। इसमें जो मूडीज है इनकी रेटिंग है Baa3, ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है एंड परसिस्ट विथ इट्स स्टेबल आउटलुक ऑन द नेशन। फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P BBB रेटिंग के साथ है विथ स्टेबल आउटलुक, और फिच BBB विथ स्टेबल आउटलुक। अब क्रेडिट रेटिंग के टाइप्स क्या है? तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड सॉलिड एंड स्पेक्युलेटिव ग्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर हाई रिस्क। तो पहले देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर लेवल पे ये रेटिंग्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं एजेंसी। तो कंज्यूमर लेवल पे ये रेटिंग एजेंसी जो है हेल्प करते हैं डिटरमाइनिंग करने में बैंक्स को कि रिस्क कितना होगा अगर लोन्स और बॉन्ड्स में पैसे लगाने पे। फिर कॉर्पोरेट लेवल पे जो क्रेडिट इशू होता है वो रेट करता है उनका डेप्थ को, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस को देने के लिए कि अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने फायदे होंगे और कितने नुकसान। अब उसी तरह कंट्री लेवल पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन देने से पहले या उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग देखती है कि फ्यूचर में जो पैसे वापस आने के चांसेस कितने हैं, और वो हेल्प करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्रेडिट की डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट में, और रिस्क मेजर को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं ये वेरियस एंटिटीज के, और हेल्प करते हैं कि जो पैसे लगाए हैं इन्वेस्टर्स ने वो रिटर्न होंगे कि नहीं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और सेबी पे PYQs आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इश्यूज हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लेके। तो पहला है प्रोसाइक्लिकलिटी ऑफ रेट। तो ये है कि अगर रेटिंग कंडीशनली बेटर होता है, जैसे बूम पीरियड में, और वर्स हो जाता है जब डाउन पीरियड चलता है तब, तो इसी को बोलते हैं प्रोसाइक्लिकलिटी।
मतलब कि यहाँ पे कि जो रिस्क होगा फाइनेंशियल क्राइसिस का बढ़ जाएगा। जैसे 1997 1998 में एशियन क्राइसिस में जो CRA का पोटेंशियल दिखा था फॉर रीइंफोर्सिंग बूम एंड बस्ट ऑफ कैपिटल फ्लो। अगला इशू है कि एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रेटिंग। तो एक बैलेंस होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी। तो रेटिंग एजेंसी जो हैं वो ऑफन दे आर नेगेटिव और अगेंस्ट रिवर्सिंग रेटिंग्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर अगला है इम्पैक्ट ऑफ रेटिंग ऑन पॉलिसीज परस्यूड बाय बोरोवर कंट्रीज। अब बोरोवर कंट्री जो है उसका जो रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है अपने क्रेडिट को एक्सेस करने में और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। तो जिसका रेटिंग कम होगा तो कंट्रीज क्या करती हैं कि जो कंट्रीज की रेटिंग कम होती है उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देती हैं, और जिनकी अच्छी होती है उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन देती है। तो इसीलिए जो रिस्क के वजह से बोरोइंग कंट्रीज जो हैं वो पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं जो कि शॉर्ट टर्म कंसर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को देखे, इवन व्हेन दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नीड्स। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की इशू कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है रेटिंग्स में, उनका मेथड, प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स फ्रॉम मिस्टेक्स मेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और कभी कभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी पावर का मिसयूज एंड ऑल्सो दे फॉलो इशूअर पे मॉडल। तो दो टाइप के होते हैं, एक इशूअर पे मॉडल होता है और एक इन्वेस्टर पे मॉडल होता है, जिसमें कि जो एक है कि इशूअर आपका पैसे देगा तो उससे रेटिंग जो है अफेक्ट कर सकता है, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में। अब इन्वेस्टर पे मॉडल में क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो कंपनी ए अगर कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहती है और कंपनी बी ने अपनी रेटिंग करा रखी है किसी CRA से, तो कंपनी ए कंपनी बी से में को पैसे देगी और पूछेगी कि आप रेटिंग बताओ इस कंपनी के कि क्या क्रेडिट रेटिंग है इसकी। लेकिन इशूअर पे मॉडल में क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट को लेना चाहती है कोई कंपनी, तो कंपनी बी ने दे रखा होगा पैसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अपनी रेटिंग चेक करने के लिए, तो ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर पे मॉडल है वो बेटर होता है इशूअर पे मॉडल से। उसके बाद है गवर्नेंस इशूज एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोवरेन रेटिंग। जो मेजर CRAs हैं उनका हेडक्वार्टर जो है वो USA में है। इन एजेंसीज को वो ही इंस्टीट्यूशन फंड कर रही हैं जिन्हें ये रेटिंग्स दे रही हैं, और ये रेटिंग्स जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये पैसे देकर कुछ रेटिंग्स को बढ़ा सकती हैं। जो इशूअर पे मॉडल वाला अभी जो देखा हमने प्रॉब्लम है, तो इसीलिए एसिमेट्री ऑफ इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव्स बन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होता है एडवांस इकोनॉमी का डिसीजन मेकिंग में। फिर बैरियर टू एंट्री एंड लैक ऑफ कंपटीशन एज मार्केट इज डोमिनेटेड बाय ओनली फ्यू CRA। तो वे फॉरवर्ड और रोड अहेड क्या है कि पहला है रीफोकस रेगुलेटरी स्क्रूटनी। तो रेगुलेटर्स जो है उन्हें सबसे पहले चेक करना होगा मोर फॉर्म ऑफ रेटिंग प्रोसेस को रादर देन सब्सटेंस ऑफ डिसीजन, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया जा सके। फिर एक ग्लोबल सुपर रेगुलेटर CRA का होना चाहिए जो कि इस इशू को एड्रेस कर सके बेटरली। फिर डिपेंडेंसी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रेगुलेशन में, उसको हमें कम करना होगा। कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्राइसिस में रिस्पॉन्ड कैसे करती हैं। तो रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब डीपर क्राइसिस जाएगा तो उनका रिएक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो इसीलिए डिपेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है। फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ CRA मेथोडोलॉजी को भी हमें इम्प्रूव करना होगा। उसके बाद जो इशूअर पे मॉडल को है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टर पे मॉडल पे डिपेंडेंसी लाने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि एजेंसी उसके बाद फिर ओवर रेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं रह जाएंगे। एक है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के फाइनल फ्रेमवर्क को। तो इसके बारे में पहले यूनियन बजट 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू करने की बात कही गई थी टू मोबिलाइज ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वो 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स को इशू करेंगे करंट फिस्कल ईयर में। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये हमें क्लोजर ले जाता है इंडिया के कमिटमेंट जो इंडिया ने किया है पंचामृत को लेके, COP26 ग्लासगो में जो हुआ था नवंबर में, उसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो सबसे पहले ये है कि बॉन्ड क्या होता है।
तो बॉन्ड जो होता है कि अगर सिंपल टर्म्स में समझें कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, ओके। तो जैसे कंपनीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में पैसे उठाने के लिए, तो मार्केट में बॉन्ड इशू किए जाएंगे और जितने पैसे चाहिए होते हैं उतने के फिर कंपनीज या गवर्नमेंट पैसे ले लेती हैं। उसके बाद ये जैसे एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पैसे लिए जाएंगे और फिर उतने सालों के बाद सरकार या कंपनी जो भी है वो पैसे जिससे लिए थे वो वापस लौटाएंगे उनको विथ इंटरेस्ट। तो इसमें वही लिखा होता है कि हम आपसे आपको बॉन्ड इशू कर रहे हैं और आपसे इतने पैसे ले रहे हैं और इतने सालों के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे लौटा दिए जाएंगे, बस बॉन्ड ये है। तो एज पर सेबी जो ग्रीन बॉन्ड है, तो 2017 में सेबी ने डेफिनेशन दिया था ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। तो ग्रीन क्यों है ये? बॉन्ड्स बहुत टाइप के होते हैं, मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड, एलिफेंट बॉन्ड, ये सब इंडिया के बॉन्ड्स हैं, इंडिया और बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं। तो जो ग्रीन बॉन्ड है, ये ग्रीन इसलिए नाम है इसका ताकि क्योंकि ये उसी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होगा जो रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड होंगे, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी एक्सेट्रा। ये इन्हीं कामों के लिए यूज़ किया जाएगा ये बॉन्ड। तो वही यहाँ लिखा है सॉवरेन बॉन्ड के बारे में कि जो ग्रीन बॉन्ड है वो उस टाइप का डेब्ट सिक्योरिटी है जो फंडिंग और रीफंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट और इकोसिस्टम ओनली। उसके बाद है कि जो ग्रीन बॉन्ड है और ऑर्डिनरी बॉन्ड में डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रीन बॉन्ड है इसमें पैसे सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ली जाएंगी जो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, सच एज ग्रीन कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये हो गया ग्रीन बॉन्ड के बारे में। और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो बाय द सॉवरेन और बाय द गवर्नमेंट होगा, इसीलिए ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, ओके। अब इसकी फीचर ऑफ फ्रेमवर्क देखते हैं क्या है। तो उससे पहले जो ग्रीन बॉन्ड का स्टोरी है अभी तक, जो 2007 में सबसे पहले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने $807 मिलियन के वर्थ का एक अवेयरनेस बॉन्ड, क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड इशू किया था। फिर उसी तरह वो 2008 में वर्ल्ड बैंक ने पहला इशू किया था। फिर यस बैंक ने 2015 में इंडिया का पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया था $160 मिलियन का। उसी तरह एक्सिस बैंक इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड इशू करता है 2016 में। फिर 2017 में सेबी का गाइडलाइन प्रोजेक्ट्स ऑन ग्रीन बॉन्ड्स। उसके बाद L&T इशू करता है फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड जुलाई में 2017 में। उसी तरह फिर यहाँ 2021 में एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन कंपनीज रीचेज $8 बिलियन पहुँच जाता है। फिर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान अनाउंस किया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का वर्थ $2 बिलियन। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड काम कैसे करता है, कहाँ पे काम करता है? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में काम करेगा, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करेगा, फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा, वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अब की फीचर्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क। तो ये जो फ्रेमवर्क है ग्रीन क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? इसमें इंकरेज करना है आपको ग्रीन एफिशिएंसी को, कार्बन रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है, प्रमोट करना है क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडॉप्शन को, फिर वैल्यू एंड इम्प्रूव्स नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर जो प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं कौन कौन से ग्रीन बॉन्ड के लिए वो देखते हैं। तो इसमें एलिजिबल प्रोजेक्ट में ये सब है: रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन बिल्डिंग, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ये सब। और एक्सक्लूड कौन कौन से किए गए हैं इसमें कि जो प्रोजेक्ट जो हैं वो न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे जिसमें, फिर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स के, ठीक है, न्यूक्लियर पावर अपग्रेड जनरेशन में, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, अल्कोहल्स में, वेपन, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज, ये सब में इशू नहीं हो सकता। फिर उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं बायोमास से यूजिंग फीड स्टॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज। फिर लैंडफिल प्रोजेक्ट्स
हाइड्रो पावर प्लांट लार्जर देन 25 मेगावाट, ये सब एक्सक्लूड किए गए हैं। उसके बाद एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी है जो हेल्प करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करने में और इवेलुएट करने में प्रोजेक्ट्स को। फिर जो प्रोसीड्स हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के वो डिपॉजिट होंगे कहाँ, CFI में, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब उसके बाद ये फंड फिर यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो पहले आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में आप ये बताइए कि CFI जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है। उसके बाद और कौन कौन से फंड होते हैं, ठीक है। फिर जो पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल है वो इन प्रोसीड्स का ट्रैक रखेगी। तो जो फ्रेमवर्क है ये 4 कंपोनेंट से बना होगा, ठीक है। तो किसके कंपोनेंट्स होंगे ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल 2021 के होंगे, जो कि होंगे यूज ऑफ प्रोसीड, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, फिर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड एंड रिपोर्टिंग, ये 4 होंगे। अब एडवांटेज ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, तो ये टू मीट क्लाइमेट प्लेजेस। तो इंडिया पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में कमिटमेंट कर चुकी है टू फुलफिल इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो जो एस्टिमेट है इसमें उसके लिए इंडिया को चाहिए $2.5 ट्रिलियन टू मीट ऑल इट्स कमिटमेंट बाय 2030। और साथ साथ में ही इंडिया को अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IFSCA एक्सपर्ट कमिटीज़ $10 ट्रिलियन चाहिए टू अचीव नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070। तो इसमें हेल्प कर सकता है क्या, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। फिर लोअर रिस्क फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। अब प्राइवेट प्लेयर्स को रिस्क होता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनीज़ ने बॉन्ड इशू किया है और कंपनी पैसा लौटाने में ये फेल हो जाती हैं तो वो लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सरकार इशू कर रहा है तो सरकार पे भरोसा तो कर सकते हैं लोग। उसी तरह जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें रिस्क कम रहेगा क्योंकि परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा उनको फॉर द एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। फिर दिस मेक्स श्योर दैट इन्वेस्टर जो हैं वो प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा। उसके बाद लेवरेज ग्रीनियम या फिर ग्रीन प्रीमियम। तो इसका मतलब है कि ग्रीनियम का मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा पैसा देने की कोशिश करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ सस्टेनेबल इम्पैक्ट, कि ये प्रोजेक्ट जो है ग्रीन प्रोजेक्ट अगर इम्पैक्ट कर रहा है, सस्टेनेबल इम्पैक्ट कर रहा है तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कि अगर जो डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं उसमें क्या कहा इन्होंने कि 49 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ये करेंगे इसमें इन्वेस्ट, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट। तो बेसिस पॉइंट तो पता ही होगा आपको कि जो जैसे कभी न्यूज़ में आते रहता है कि रेपो रेट बढ़ा है तो 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से या ऐसे करके। तो बेसिस पॉइंट इज़ लाइक परसेंट, तो 25 बेसिस पॉइंट मतलब हो जाता है 0.25%। तो मतलब कि एक बेसिस पॉइंट जो है वो होता है इक्वल्स टू 0.01%। तो ये हो गया। अब अगला है कि इट विल क्रिएट पब्लिक गुड्स। तो जो प्रोसीड्स आएंगे ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने पे तो ये यूज़ किए जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन के लिए, जो कि यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने में, कंसिडर किए जाते हैं बेटर ऑप्शन। उसमें प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज आती है वो इससे दूर हो जाएंगी। फिर ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे है कि कुछ ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल है जो कि ग्रीन वेंचर के इन्वेस्टमेंट की तरफ इम्बार्क किए गए हैं। तो ये सोर्सेज जो है कैपिटल के ये प्राइमरली इन्वायरमेंटल और सोशल गवर्नमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट और प्रोजेक्ट्स में फंड करती है। तो इन्वेस्टर्स को भी इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेके ये अपना काम कर देंगे टू मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। फिर जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो लोअर वॉलेटिलिटी दिखाता है दैन कन्वेंशनल बॉन्ड्स और इसी की वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इन्वेस्टर्स के लिए। फिर अब है कि चैलेंजेस क्या हैं ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। तो क्रेडिट रेटिंग जो है
ये अगर सोवरेन क्रेडिट कम होगा किसी भी कंट्री का, जैसे अगर इंडिया का क्रेडिट रेटिंग कम है तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने से बचेंगे। तो अगर इंडिया को ग्लोबली रेज करना है फंड्स को तो अपना क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि सारे जो बॉन्ड्स है इशू होते हैं जो ग्लोबली वो लिंक्ड रहते हैं क्रेडिट रेटिंग से बाय इशूइंग कंट्रीज। ओके, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रूटनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में करने की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन्वेस्टर्स के लिए बाहर के कंट्रीज़ के मुकाबले, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। तो ये इसमें ओपन करना होगा और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा सिस्टम को, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कहना होता है, तो इसी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे काम हो नहीं पाते हैं। फिर अगला है जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि ये नॉन ग्रीन इसे बनाना चाहती है। मतलब फॉर एग्जांपल सोशल एस्पेक्ट इस प्रोजेक्ट का ये देखना चाहते हैं रादर दैन कि प्रोजेक्ट का मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिड्यूस कार्बन ऑफ एमिशन। तो जो नॉन ग्रीन एजेंडा है अगर ये बढ़ गया तो इट कैन डीरेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ग्रीन बॉन्ड्स। फिर अनटैप्ड पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है उसमें आता है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स आफ्टर चाइना। तो जो चाइना का ये है ग्रीन बॉन्ड जो है वो मार्केट वो इंडिया से कहीं गुना जाता है। इंडिया चाइना के बस 1/10 मार्केट के ही बराबर है। फिर चैलेंजेस इन मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने में चैलेंजेस क्या है कि जो कॉस्ट है वो कभी कभी ओवर रन हो जाता है, जो कि बजट को गड़बड़ कर सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। फिर ग्रीन वॉशिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो ग्रीन वॉशिंग अभी 2022 में आ चुका है पीटी में, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है जैसे कि मिसलीडिंग करना या फिर फॉल्स क्लेम करना, जैसे वाइट वॉशिंग होता है, ब्रेन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग वैसे ही। तो ये मतलब हो गया कि मिसलीड करना है क्लेम्स को कि आप डेटा कुछ दिखा रहे हो और हो कुछ रहा है, तो ये भी मेजर चैलेंज है। फिर यील्ड बहुत कम है, तो जब लोअर यील्ड है तो इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे डालने से बचेंगे हमेशा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक्स जो होल्ड करती हैं एक्सेस में फॉर्स अपना एसएलआर के लिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मैंडेट के लिए, तो इसमें बैंक के पास इसको रखने का कोई रीज़न नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड का यील्ड बहुत कम है। अब कूपन रेट, डिसाइडिंग कूपन रेट्स, तो कूपन रेट जो ये है ग्रीन बॉन्ड के वो बहुत ही इजी नहीं है डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो हायर हैं या लोअर देन रेगुलर बॉन्ड्स है, ये इसका डिबेट हमेशा चलता ही रहता है। तो जो कूपन होता है फाइनेंस में, कूपन एक इंटरेस्ट के टाइप काम करता है जो बॉन्ड होल्डर को मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ओके, तो अब रोड अहेड क्या है? तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। उसमें है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है तो ट्रांसपेरेंसी पे काम करना होगा, एक्यूरेसी पे काम करना होगा, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करना होगा, मॉनिटरिंग को स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा ताकि, और जो गाइडलाइंस हैं वो कॉमन स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए ताकि ये कनेक्टेड रहे मेन स्ट्रीम कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स से। फिर टैक्स इंसेंटिव्स में भी फ़ायदा होना चाहिए, जैसे जो सब्सक्राइबर्स सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ले उन्हें टैक्स में बेनिफिट मिले, कुछ टैक्स से एग्जेम्पशंस मिले और इंटरेस्ट रेट ये सब डिडक्ट हो। फिर अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि उसके लिए ऑनलाइन वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग ये सब किया जा सकता है। फिर क्लाइमेट बजट टैगिंग हेल्प करता है, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इन नेशनल बजट सिस्टम, ठीक है। तो जो मोस्ट सोवरेन इशूअर्स हैं वो बजट टैगिंग एक्सरसाइज के थ्रू जाते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो ये था, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है पर ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर सेटिंग इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP नियर
चेन्नई टू रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब ये MMLP है क्या? ओके, तो ये एक इंटर मॉडल फ्राइट हैंडलिंग इस्टेब्लिशमेंट है जो कि वेयर हाउसेज, फिर डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटी, फ्राइट और कंटेनर टर्मिनल और कार्गो टर्मिनल्स, ये सब इसमें होंगे। तो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, उसमें आते हैं वही वेयर हाउसिंग, उसके बाद आपका पैकेजिंग होता है, फिर इन्वेंट्री होता है, इफ़िशेंसी डिपार्टमेंट टीम होता है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सब इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, अब है कि ये क्या करता है, ये ऑप्टिमाइज करता है और इजी बनाता है मर्चेंडाइज मूवमेंट वाया रोड, रेल एंड वाटरवेज एंड एयर। तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये थ्रू PPP मॉडल अवार्ड किए जाएंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MMLP। उसके बाद 2015 में MMLP सेटअप करने की बात कही गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा अंडर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम लीप। तो लीप ने 35 MMLPs बनाने की बात कही थी और गवर्नर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया था, करने के लिए बुलाया था फॉर एज ए लीड पार्टनर। और जो पहला MMLP है वो असम में बनाने की बात हुई थी, जिसमें $407 मिलियन खर्च करने की बात थी। अब यहाँ की फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव MMLP, तो लार्ज स्केल फ्राइट बनेगा, उसमें अपकमिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और कंजम्पशन सेंटर को बनाए जाएंगे फॉर हायर फ्राइट वॉल्यूम्स। उसके बाद इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कि वन स्टॉप शॉप होगा सभी सर्विसेज के लिए, जैसे वेयर हाउसिंग, कस्टम्स, क्लियरेंस, ये सब एक ही जगह। फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होंगे जिसमें रेलवे, रोडवेज, ये सब को इम्प्रूव किया जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज में पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब दिए जाएंगे। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज में फ्लाइट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सब इंक्लूड किए जाएंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है MMLP का वो देखते हैं। तो सबसे पहले MMLP जो है वो रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को। तो इसका जो मेन एम है वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना है फ्रॉम करंट 14% ऑफ GDP से 10% पे इसको लेके आने की बात है, ऑन पार ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करना है, इसका पर्पस भी है क्योंकि अभी जो इन सिटी लिमिट्स के अंडर में वेयर हाउसिंग हो रहा है उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसका कॉस्ट को, रेंटल के कॉस्ट, ये सबको कम करना इन लॉजिस्टिक पार्क सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। फिर इन्वेंट्री प्लानिंग में है कि एंड टू एंड विजिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, कोलैबोरेशन, एजिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन को प्रोवाइड करना है। उसके बाद अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की बात है, जैसे कि जो API हैं, बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये हेल्प कर सकते हैं डिजिटलाइज करने में ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को और सपोर्ट कर सकते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। तो AI की मदद से भी काम आसान हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ऑन टाइम अचीवमेंट भी गेन होगा। फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट में भी हेल्प होगा। उसके बाद क्या है कि पॉल्यूशन रिडक्शन में भी मदद करेगा ये, क्योंकि जो फ्राइट मूवमेंट्स हैं रेलवेज के यूज़ से, फिर हायर साइज्ड ट्रक के यूज़ से, वो CO2 के एमिशन में रिडक्शन में मदद करेंगे। फिर अदर बेनिफिट्स में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंट में काम आएगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगी ये। तो इंडिया प्लानिंग 35 MMLP जो अभी मैंने पहले बताया, उसमें जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं उन्होंने मैंडेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को टू डेवलप 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अक्रॉस द कंट्री। तो जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ये नोडल एजेंसी है फॉर गेटिंग 35 MMLPs अप एंड रनिंग। फिर ये MMLP जो है वो PPP मॉडल पे डिज़ाइन किए जाएंगे, उसके बाद बिल्ड किए जाएंगे, फाइनेंस किए जाएंगे ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड में। फिर ये जो है 35 पार्क्स, ये 700 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को
हैंडल करेंगे। उसके बाद जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि MMLP को हब एंड स्पोक मॉडल में डेवलप करना। इस मॉडल में क्या होता है कि जो सारे कमोडिटीज़ है वो एक हब पे आते हैं और उसके बाद स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स जिनको स्पोक्स बोलते हैं, जैसे कि आपने साइकिल का एक टायर होगा देखा होगा, तो उसमें स्पोक्स जो होते हैं उस तरह का ये काम है। जैसे बीच का ये हब यहाँ पे आए और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग अलग जगहों पे थ्रू टू द कस्टमर्स। तो यही है हब एंड स्पोक मॉडल। ये हब हो गया, यहाँ पार्क में सामान आया सारा और उसके बाद रेलवेज वाटरवेज के थ्रू या बस ट्रक से, उसके बाद ये छोटे छोटे में चला गया अलग अलग जगहों पे। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो देखते हैं MMLP को लेके। तो सबसे पहला है स्क्यूड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स। तो इंडिया में जो 60% ऑफ फ्लाइट जो है वो रोड से ही मूव होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में। और जो कोस्टल मूवमेंट है जैसे इनलैंड वाटरवेज वो अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज पे है। रेल ट्रांसपोर्ट है मार्जिनल है डिस्पाइट बीइंग 45% चीपर देन अदर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो एडवर्स प्राइसिंग है इसकी, रेक बुकिंग प्रैक्टिसेज है, फिर लैक ऑफ इंटरमोडल फैसिलिटीज़ है, ये सब रेलवेज के लिए रुकावट का काम करती है, इसलिए लोग रोड ट्रांसफ़र को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसमें है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज है तो सबसे परमिशंस लो, अप्रूवल्स लो, तो इसी में बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। फिर अफोर्डेबल लैंड रेट और लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके बाद अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर इशू है। तो वेयर हाउसिंग लैंडस्केप जो है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। फिर इनएफिशिएंट सर्विस मॉडल, तो जो स्किल्ड पर्सनल है वो बहुत ही कम है, तो इससे कंप्रोमाइज़ हो जा रहा है एफिशिएंसी, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्या क्या किया जाए, तो वो देखते हैं। तो हमें कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। सबसे पहली बात, जो गैप है ट्रंक एंड मल्टी मॉडल इंटरलिंकेज में वो ब्रिज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसके लिए हमें शेयर ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा, ऑप्टिमाइजिंग ट्रक यूज़, फिर प्रमोटिंग यूज़ ऑफ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना होगा। जो PPP मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि लोगों को अप्रूवल के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े, एक ही जगह हो जाए। सो सेंट्रलाइज करना पड़ेगा MMLP के अप्रूवल को। फिर लोकेशन आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक जगह पे लोकेशन मिल जाए ताकि लैंड अवेलेबिलिटी ये सब आसानी से मिल जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्ट ये कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। फिर डिजिटल सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन का जो अभी टाइम है उसमें इंफॉर्मेशन इज़ लाइक अ मेजर वेपन फॉर एनीथिंग एनीबडी। तो अभी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट डिलीवरी मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड एज इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन MMLP फॉर एफिशिएंट वर्क। तो अब है न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। पहला न्यूज़ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर। तो पहली बार RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC का मीटिंग को हेल्ड किया है टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑन मिसिंग इन्फ्लेशन टारगेट। अब RBI को मेंशन करना पड़ेगा इसके लिए रेमेडियल एक्शंस एंड एस्टिमेटेड टाइम विद इन विच इन्फ्लेशन टारगेट विल बी अचीव्ड। तो इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में देखते हैं क्या है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है ये, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का जो रेट मतलब जो लेवल है उस टारगेट लेवल पे इन्फ्लेशन को रेट को लाना। तो RBI ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट किया हुआ है थ्रू साइनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। तो सेक्शन 45ZA RBI एक्ट का जो 1934 का है वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है RBI से कंसल्ट करके डिटरमाइन कर सकती है इन्फ्लेशन टारगेट को इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI वंस एवरी 5 ईयर्स। तो करेंटली जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% पर सेट किया गया था विथ अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस 2% फॉर 5 ईयर्स, जो कि 2021 से 2026 के लिए है। 2% से लेके 6% के विंडो के बीच में रहना चाहिए, मतलब, और जो टारगेट सेट है वो 4% तक है, मतलब इससे नीचे नहीं जाना और इससे आगे भी नहीं जाना है।
तो एमपीसी जो है, अब एमपीसी के बारे में देखते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1984, और ये डिटरमाइन करता है हमेशा रेपो रेट्स टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। तो इसमें 6 मेंबर्स हैं, जो जिसमें 3 जो है वो आरबीआई से होंगे, और उसमें एक गवर्नर भी होगा जिसके पास कास्टिंग वोट राइट्स है, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस एमपीसी बोर्ड। और एमपीसी को हर ईयर 4 टाइम मिलना रिक्वायरमेंट है, मतलब कि 3 महीने में 4 बार। लेकिन अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि वो 2 महीने में ही मिलने आ गए थे, तो इसमें नींद उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज विथ ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस। तो ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस का मतलब होता है कि ओपिनियन बेस्ड रिपोर्ट्स और इंडिसेस जो आते हैं वो। तो अभी रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने एनालिसिस दिया है कि प्रॉब्लम क्या है इन डिफरेंट ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस में। तो अभी रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि इंडिया का जो स्कोर है वो बहुत ही लो जा रहा है ओपिनियन बेस्ड इंडिसेस में, जैसे कि डेमोक्रेसी रिलेटेड जो हो गया, फिर फ्रीडम रिलेटेड हो गया। तो इन इंडिसेस की ज़रूरत क्यों है? तो जो वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर है, इसमें इनपुट के लिए ये यूज़ किया जाता है, जो कि इन टर्न सॉवरिन रेटिंग्स में हेल्प करती हैं। फिर फ्यूचर में भी इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इंडिसेस में हेल्प में रिपोर्ट देने में हेल्प करेंगी, जिससे कि इन टर्न इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और ग्लोबल बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया जा सके डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक वर्किंग पेपर एनालिसिस दिया और 3 परसेप्शन बेस्ड इंडिसेस को एनालाइज किया है। तो उसमें एक है फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स, VDEM इंडेक्स एंड EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं इन इंडेसेस में, यह है कि पहला तो है कि जो ओपिनियन है वो बहुत ही छोटे ग्रुप को लेके बनाया जा रहा है। जो ओपिनियन है एक बड़े लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी से पूछ के नहीं बनाया जा रहा है, ये एक छोटे ग्रुप को लिया जा रहा है जिसमें एक्सपर्ट्स कौन है पता ही नहीं है। दूसरा, जो क्वेश्चंस यूज़ किए जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, और ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिवली आंसर देना पॉसिबल नहीं है। फिर जो क्वेश्चंस है जो पूछे जाने चाहिए वो पूछे भी नहीं जा रहे हैं इसमें। तो ये इश्यूज हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें वो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस ऑल कंट्रीज नहीं है। तो कुछ ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस जो हैं, जैसे फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स जो पब्लिश किया जाता है फ्रीडम हाउस, ये NGO है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इंडिया का रैंकिंग इसने दिया है कि इंडिया फ्रीडम इंडेक्स में पार्शियली फ्री कैटेगरी में है। फिर उसी तरह VDEM जो है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें ये पब्लिश किया जाता है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन में, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है इंडिया में। फिर EIU का डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो EIU रिसर्च एंड कंसल्टिंग आर्म ऑफ फर्म दैट पब्लिशेस इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा पब्लिश किया गया है, और इसने कहा है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है। तो ये सारे रैंकिंग्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगला है स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीति आयोग के पास बहुत सारे स्टेट्स गए हैं टू कंस्टिट्यूट एक स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए, ताकि वो नीति आयोग के लाइन पे बनाया जा सके टू बूस्ट डेवलपमेंट एंड ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ इन स्टेट्स। और उन्होंने कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगा। फिर रिसेंटली महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा ये सेटअप किया गया है इसी लाइन पे। अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो फाइनेंस के चैलेंज से बड़ा चैलेंज है अभी स्टेट कैपेसिटी एंड गवर्नेंस बॉटलनेक्स टू डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। फिर वीकनेस इन सर्विस डिलीवरी डिस्प्रोपोर्शनेटली हर्ट्स द पुअर। उसके बाद स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग is rewarding as it is 10-20 times more cost effective. So need of the hour is to form SIT. अब significance of SIT स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इससे क्या होगा कि जो लोकस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है वो स्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये पोस्ट 14th फाइनेंस कमीशन फिजिकल स्पेस ऑफ स्टेट को ग्रेटर लेवरेज देगा। फिर इट कैन बिकम वैल्यूएबल लेबोरेटरीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन।
उसके बाद नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है स्टेट कैपेसिटीज़ को बिल्ड करने के लिए, वो क्या है देखते हैं। तो नीति आयोग ने एक डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया है टू अचीव सस्टेन डिलीवरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद स्टेट फाइनेंसेज एंड कोऑर्डिनेशन वर्टिकल फॉर्म किया गया है टू मेंटेन स्टेट वाइज डेटाबेस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड सोशल इंडिकेटर्स। फिर एक स्टेट सपोर्ट मिशन जो होगा वो एक्ट करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम के जैसा, जो कि कटिंग एज प्रोजेक्ट को कैटलाइज करेगा और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ये सबको बनाने में हेल्प करेगा। फिर अगला जो टॉपिक है न्यूज इन शॉर्ट्स का, वो है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। तो जो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल है ये इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो इसका एम जो था वो मोबिलिटी एक्सपीरियंस को इन्हांस करना था सिटीजन्स का, और जो फोकस था इसका डिजिटल इनोवेशन करने का, जिससे कि मोबिलिटी इम्प्रूव हो सके सारे सिटीजन्स की। तो स्टेज 1 का जो स्टेज 1 चैलेंज जो लॉन्च हुआ था वो 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड वर्ल्ड बैंक। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। अगला टॉपिक है मार्क पोर्टल को लेके। तो ये मार्क पोर्टल जो है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो ये फैसिलिटेट करता है मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, फंक्शन, स्टेजेस, जोग्राफी एंड बैकग्राउंड। तो अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक इनवाइट किया स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन मार्क पोर्टल। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये प्रोवाइड करेगा सेक्टर फोकस्ड गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, और फिर टाइमली ट्रैक भी करेगा मेंटर मेंटी एंगेजमेंट्स को। फिर ये इंक्लूड्स भी करेगा कस्टमाइजेबल मेंटरशिप प्रोग्राम्स को। बस यही है इसमें। उसके बाद अगला जो है वो है फ्रेमवर्क टू चेक फेक रिव्यूज़ ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने नया स्टैंडर्ड जारी किया है फॉर BIS के द्वारा जो बना हुआ है, वो कर्व करेगा फेक एंड डिसेप्टिव रिव्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये जो है स्टैंडर्ड इनिशियली वॉलेंट्री है और एप्लीकेबल होगा सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिश करता है कंज्यूमर का रिव्यूज़। फेक एंड मिसलीडिंग रिव्यूज़ जो है वो कंज्यूमर राइट्स को वायलेट करता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो की हाइलाइट्स इसके ये हैं कि ये प्रिस्क्राइब करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर रिव्यूज़ ऑथर के रिव्यू को एंड रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। फिर अगला है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर्स। तो ये की हाइलाइट्स थे इसके। फिर अगला जो है वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान स्नैप 2022। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान रिलीज़ किया है। तो उसमें ये प्रपोज करता है सेट ऑफ एक्शंस। ये इनेबल करेगा BIS को टू फुलफिल इट्स मैंडेट एज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, और स्टैंडर्ड डिलीवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। फिर जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है ये इम्प्लाई करता है प्रोडक्ट और सर्विस पे बाय इट्स डिजाइन एंड प्रोटोकॉल, जो कि सर्टेन क्वालिटी मीट करते हैं या नहीं। तो की फीचर्स इस ड्राफ्ट के क्या हैं कि ये इनका स्पेसिफिक फोकस जो है वो है डेवलपिंग एंड अपडेटिंग स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज कमिटमेंट ऑन UN SDG 2030 एंड पेरिस एग्रीमेंट। फिर ये प्रपोजल टेक्नोलॉजी लाएगा सच एज सेमीकंडक्टर्स, IT सर्विसेज के लिए, ICT के लिए, सच एज मेटावर्स, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स अंडर BIS। फिर अदर की सब्जेक्ट एरिया जो है वो BIS इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट को इन्होंने लिया है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन का नीड है इसमें। सो नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये है कि ये फैसिलिटेट करेगा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। फिर ये प्रमोट करेगा ट्रस्ट ऑन डिजिटल एंड डेटा ड्रिवन इकोनॉमी। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी को इंश्योर करेगा, रिलायबिलिटी को इंश्योर करेगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। फिर ये असिस्ट करेगा बिल्डिंग मार्केट कॉन्फिडेंस एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब BIS के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर काम करता है, और ये डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्टैंडर्डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है इसको 2016 के BIS एक्ट से मिला है। तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन कुछ हैं इसमें। पहला है ISI जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। फिर ये मैंडेटरी है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, और वॉलंटरी है अदर्स के लिए BIS सर्टिफाई करता है। फिर एगमार्क ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है,
और इशू किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फिर FPO मार्क जो है ये मैंडेटरी है सारे प्रोसेस्ड फ्रूट्स जो बिकते हैं इंडिया में, जैसे कि पैकेज फ्रूट, बेवरेज, फ्रूट जैम, ये सब, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा इशू किया जाता है। फिर BIS हॉलमार्क जो है ये हॉलमार्किंग सिस्टम है प्रेशियस मेटल के सेल के लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब हो गया इसके लिए। फिर जो अगला है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क, ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट है सभी न्यू मोटर व्हीकल्स के लिए जो बिकते हैं इंडिया में। और फिर एक है इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, तो ये मार्क करता है ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंडर, ठीक है। फिर अगला है गुड ट्रेड बैरोमीटर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो का गुड ट्रेड बैरोमीटर है वो हिंट कर रहा है कि जो ट्रेड ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है इन द रेस्ट ऑफ 2022 एंड इनटू 2023। तो जो WTO का गुड ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स है ये लीडिंग इंडिकेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड मर्चेंडाइज ट्रेड ट्रेजेक्टरी रिलेटिव टू रिसेंट ट्रेंड्स, ये सब ये दिखाता है। तो इसका जो बेस लाइन वैल्यू है वो 100 है। 100 से ऊपर जो होता है वैल्यू तो ये सजेस्ट करता है ट्रेंड ग्रोथ के ऊपर, और वैल्यू बिलो 100 होता है तो बिलो ट्रेंड ग्रोथ। तो अभी जो गुड ट्रेड पैरामीटर का इंडेक्स है वो दिखा रहा है 96.2 है, जो कि बिलो 100 है, और इसी कारण ट्रेड ग्रोथ में स्लो देखने को मिल रहा है। तो अगला जो है वो इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, NCO EGPS। तो ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसका एम क्या है, ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा एंड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रोड मैप फॉर ग्रीन शिपिंग टू फॉस्टर कार्बन न्यूट्रलिटी। तो मेनली ये कार्बन एमिशन को लेके है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन शिपिंग कब होता है कि जब पीपल और गुड वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू शिप यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड एनर्जी एज पॉसिबल, ठीक है। तो इससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स कम जनरेट होंगे और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प होगा। तो मेन सोर्स जो CO2 एमिशन का है जो शिप में, वो फॉसिल फ्यूल के कंबशन की वजह से होता है मेन इंजन में, और ये जो ऑक्सिलरी इंजन है बॉयलर और इंसिनरेटर्स में। फिर जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है NCO EGPS का वो है मेक इन इंडिया सबसे पहले, फिर ये फास्ट ट्रैक इनोवेशन को इनेबल करेगा इस सेक्टर में, फिर ये पूल बनाएगा कॉम्पिटेंट मैन पावर्स का इंडस्ट्रीज के लिए, फिर सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने में हेल्प करना, ये ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद जो NCO EGPS है ये सारे, तो इट विल एक्ट एज टेक्नोलॉजिकल आर्म फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये UN शिपिंग एजेंसी जो है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये एम कर रहा है टू रिड्यूस ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप बाय 50% फ्रॉम 2008 से लेके 2050 तक इनका ये एम है। तो इंडियन इनिशिएटिव जो है टुवर्ड ग्रीन शिपिंग, ये है मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030, ये 10 ईयर का ब्लूप्रिंट है। फिर ड्राफ्ट पोर्ट पॉलिसी पे भी काम चल रहा है। तो ये जो मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट है इसमें इन्होंने इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट्स अराउंड 60% बाय 2030 है। फिर अडॉप्टिंग मल्टी क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल्स विद इन पोर्ट इकोसिस्टम। उसके बाद ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स एट पोर्ट्स। तो ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर अगला है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022। तो एक रिपोर्ट था लेवरेजिंग ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था FAO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के जो है। तो ये देखता है कि कैसे ऑटोमेशन एग्री फूड सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। तो बेनिफिट क्या है एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का, कि लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा ये, फिर इंप्रूव करेगा वर्किंग कंडीशन को, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करेगा, और जो फूड लॉसेज हैं उनको भी रिड्यूस करेगा। इसमें चैलेंजेस ये हैं कि ऑटोमेशन में एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, जिससे क्वालिटी जो है, मतलब इनइक्वालिटीज डिपेंड बढ़ रहे हैं और क्वालिटी भी घट रहा है। फिर कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो जैसे कि लार्ज मोटराइज्ड मशीनरी, ये इन्वायरमेंट के लिए खतरा हो सकते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ सकता है जहाँ पे रूरल लेबर अबंडेंट में है और वेज लो है, ठीक है। फिर वाइड डिस्पैरिटीज इन अडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन बिटवीन एंड विद इन कंट्रीज, ठीक है। जैसे कंट्रीज लाइक सब सहारन अफ्रीका, ये सब में डिस्पैरिटी है, तो इसके वजह से ये चैलेंजेस है। तो कुछ रिकमेंडेशन है कि लेबर अबंडेंट कॉन्टेक्स्ट में कि पॉलिसी मेकर्स को सब्सिडाइज
नहीं करना चाहिए ऑटोमेशन को, उनको फोकस करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट में प्रॉपर अडॉप्शन हो सके। फिर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा जो लीस्ट स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए, ताकि वो अपना जॉब ना छोड़ दें और उनको जॉब से ना निकाला जाए ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड। फिर अगला जो लास्ट टॉपिक है इसमें, स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर लॉन्च्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च स्कीम, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसने एक स्कीम लॉन्च किया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट का पावर को प्रोक्योर करने का बात कहा गया है फॉर 5 साल के लिए अंडर शक्ति स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। फिर शक्ति स्कीम जो है लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड कोल टू स्ट्रेस्ड पावर यूनिट विथ विच लैक कोल सप्लाई। तो ये स्कीम जो है वो हेल्प करेगा स्टेट को जो पावर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, और उनको हेल्प करेगा प्लांट जनरेट करने में ताकि कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड जो है वो नोडल एजेंसी होगा स्कीम का। तो ये इकॉनमी था, खत्म हो गया। So now our next part is security, and in security our first topic is Digital Personal Data Protection Bill 2022। तो ये न्यूज़ में क्यों था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, लोगों से उससे सुझाव लेने के लिए। तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड जानते हैं जो अटेम्प्ट्स हुए हैं इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ को इंडिया में लाने के लिए। तो सबसे पहले 2018 में जो फर्स्ट ड्राफ्ट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 वो प्रपोज किया गया था जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के थ्रू, जो कि सेटअप की गई थी मीटी के थ्रू, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन 2019 में गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक रिवीजन किया उस ड्राफ्ट में और इंट्रोड्यूस किया उसको एज अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 कि कहाँ पार्लियामेंट पे, और ये बिल जो है उसको रेफर कर दिया गया जॉइंट कमिटी को ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देन दिसंबर 2021 में क्या हुआ कि जॉइंट कमिटी ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने क्या किया कि साथ में एक न्यू ड्राफ्ट बिल दैट इज कॉल्ड एज डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 जो है उसमें अटैच किया। और अगस्त 2022 में क्या हुआ कि एक्सटेंसिव चेंजेस के रीज़न की वजह से जो कि 2019 के बिल में की गई थी, गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया। तो ये बिल जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जो कि गवर्न करेगा जो भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है इंडिया में। और ये बिल चाहता है कि प्रोवाइड करे कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा है उनका प्रोसेसिंग जो है उसका मैनर क्या होगा, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाएगा, और उस प्रोसेसिंग के मैनर में वो रिकॉग्नाइज करेगा, दैट मीन्स कि वो वैल्यू करेगा राइट ऑफ इंडिविजुअल ताकि उनका प्रोटेक्ट किया जा सके पर्सनल डेटा को, और जो ज़रूरत है प्रोसेस करने के लिए उस डेटा को लॉफुल पर्पस के लिए, क्योंकि डिजिटली बहुत सारे डेटा कलेक्ट होते हैं, है ना। तो उससे लॉ के फील्ड में भी बहुत सारा काम हो सकता है, जैसे रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे बहुत सारे ऐसे डेटाज जो हैं वो शेयर की जाती हैं, हो सकता है उससे थ्रेट हो हमारे स्टेट की कंट्री की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में कोई थ्रेट हो, या फिर अदर कोई सेक्टर में थ्रेट हो। तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, लॉफुल इन्वेस्टिगेशन के लिए उस डेटा का प्रोसेस करना ज़रूरी होगा, उस डेटा को स्टोर करना, फिर फर्दर उसका प्रोसेस करना ताकि पता चल सके कि वो उसका जो सोर्स है उस डेटा का वो कहाँ है। तो इसलिए जो डेटा को लॉफुल वे में प्रोसेस करने के लिए जो नीड है वो एड्रेस करेगा ये बिल। फीचर क्या है इस ड्राफ्ट बिल का, तो नोटिस एंड कंसेंट, दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा कि प्रियर कंसेंट चाहिए होगा जो डेटा प्रिंसिपल हैं उनका। अब डेटा प्रिंसिपल जो हैं वो क्या है, तो वो या तो देंगे, मैनेज करेंगे, रिव्यू करेंगे या विथड्रॉ करेंगे अपने कंसेंट को, किसको, डेटा फिडुशियरी को कैसे, तो एक कंसेंट मैनेजर के थ्रू। तो ये जो प्रियर कंसेंट है उससे क्या होगा कि वो डिस्क्लोज करेगा जो भी डिस्क्रिप्शन है पर्सनल डेटा जो कि मांगा जा रहा है और उसका प्रोसेसिंग का क्या पर्पस है। ठीक है, मतलब जो प्रियर कंसेंट चाहिए डेटा प्रिंसिपल का, तो उसमें वो डिस्क्लोज करेगा जो भी पर्सनल डेटा का डिस्क्रिप्शन है उसको, जो मांगा गया है कि हमको कौन कौन से पर्सनल डेटा चाहिए और क्या पर्पस है उसको प्रोसेस करने के। तो डेटा फिडुशियरी जो है उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं,
तो ये इंश्योर करता है कि जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोसेस किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा या इरेज किया जाएगा एक सेफ और प्रॉपर मैनर में, और बिल इम्पोज करता है कुछ फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिगार्डिंग में। अगर किसी भी तरीके की ब्रीच होती है तो डेटा फिड्यूशरी जो है वो इन्फॉर्म करेंगे किसको, बोर्ड को और डेटा प्रिंसिपल को, कि उस डेटा में स्टोरिंग में, प्रोसेसिंग में या इरेजिंग में किसी भी तरीके से की ब्रीच हुई है। डिलीट करना है पर्सनल डेटा को जैसे ही जो पर्पस ऑफ कलेक्शन जो है वो नो लॉन्गर सर्व्ड, मतलब आपको यूज़ नहीं है, जिस पर्पस के लिए आप कलेक्ट किया गया था उस डेटा को, फर्दर अगर आगे जाकर उसका कोई यूज़ नहीं होगा तो या फिर जिस पर्पस के लिए किया गया था अब ज़रूरत नहीं है वो पर्पस के लिए कलेक्ट करना, तो उसको डिलीट कर देना होगा। और जब रिटेंशन इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, या फिर उस डेटा को लंबे टाइम के लिए रखना या स्टोर करके रखना ज़रूरत नहीं है, उसकी वो ज़रूरी नहीं है उसको स्टोर करके रखना, तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। हर एक जो डेटा फिड्यूशियरी है वो अपॉइंट करेगा एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि एड्रेस करेगा डेटा प्रिंसिपल के जो भी क्वेरीज होंगे और कंसर्न होंगे। जो डेटा प्रिंसिपल है उनके जो भी क्वेरीज और कंसर्न होंगे उसको ये एड्रेस करेगा। और एडिशनल ऑब्लिगेशंस होंगे जब प्रोसेस किया जाएगा पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो भी पर्सनल डेटा होंगे, सपोज दैट उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनका सेक्स और सेक्स क्या है, मतलब मेल है फीमेल है, राइट। देन उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी डेटा होंगे, सपोज उनको कोई डिजीज़ है, राइट, उनकी वैक्सीनेशन की जो भी है या बर्थ है, डेट वगैरह जो भी, ये जो भी पर्सनल डेटा है चिल्ड्रन के, उनको जब प्रोसेस किया जाएगा तो वहाँ पे एडिशनल ऑब्लिगेशंस होंगे जो कि इंक्लूड करता है कि कंसेंट लिया जाएगा किससे, पेरेंट्स से और गार्जियन से। तो यहाँ कुछ की टर्म्स है वो हम लोग पहले देख लेते हैं इस बिल में। तो डेटा प्रिंसिपल जो इतने देर से मैं बोल रहा था कि डेटा प्रिंसिपल जो है उनका यहाँ पे प्रियर कंसेंट लेना है ना, और ये डेटा प्रिंसिपल जो है वही देंगे या मैनेज करेंगे, रिव्यू करेंगे, विड्रॉ करेंगे अपने कंसेंट को, किसको, डेटा फिड्यूशियरी को। तो ये डेटा प्रिंसिपल कौन है, तो ये उस इंडिविजुअल को डिनोट करता है जिसका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें हम आप या और भी जितने सारे लोग हैं जिनके डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो कौन है, डेटा प्रिंसिपल है। अब डेटा फिड्यूशियरी कौन है, तो ये एक एंटिटी है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, स्टेट हो सकता है, जो कि डिसाइड करेगा कि क्या पर्पस है और मीन्स है प्रोसेस करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा को। कंसेंट मैनेजर कौन होगा, तो कंसेंट मैनेजर जो है वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी होगा जो कि किसको अकाउंटेबल होगा, तो डेटा प्रिंसिपल को, यानी हम सबको। और वो एक्ट करेगा किसके बिहाफ में, तो डेटा प्रिंसिपल के बिहाफ में। ये कंसेंट मैनेजर जो है ये जितने भी लोगों के डेटा है उन लोगों के बिहाफ में ये एक्ट करेगा। पर्सनल डेटा, तो कोई भी ऐसा डेटा जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हो जो कि आइडेंटिफाइबल है बाय और इन रिलेशन टू सच डेटा। अगर किसी भी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग कोई डेटा है और जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है या इन रिलेटेड है उस ऐसे डेटा से, तो उसको बोला जाएगा पर्सनल डेटा, राइट। चाइल्ड, तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि नहीं कंप्लीट किया है 18 ईयर ऑफ एज, जो भी 18 साल से कम के हैं उनसे वो सब क्या है, चाइल्ड है। डेटा क्या है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो वो कोई इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कंसेप्ट, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन उस मैनर में जो कि सुटेबल है किसके लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए और प्रोसेस के लिए बाय ह्यूमन और ऑटोमेटेड मीन्स। दैट मीन्स कि ऐसा इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कंसेप्ट, ओपिनियन और इंस्ट्रक्शन जिसको कि कम्युनिकेट किया जा सके, इंटरप्रेट किया जा सके और प्रोसेस किया जा सके किसके थ्रू, तो ह्यूमन या कोई भी ऑटोमेटेड मीन्स, दैट मीन्स एआई कर सकता है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। अब पर्सन कौन है, तो पर्सन इंक्लूड करता है किसी इंडिविजुअल को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, स्टेट, और हर एक आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन जो कि नहीं फॉल करते हैं किसी भी प्रिसीडिंग सब क्लॉजेस में, राइट। तो अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी है इसका प्रोविजन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो एक आइडेंटिफाई करेगा डेटा फिड्यूशियरी को कि वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी होगा अगर वो हैंडल करता है हाई वॉल्यूम ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा। अगर कोई डेटा फिड्यूशियरी के पास बहुत सारे अब सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा एज अ डेटा फिड्यूशियरी, और ये इन्वॉल्व करेगा एक रिस्क ऑफ हार्म टू डेटा प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा कि एक हार्म होने का एक रिस्क होगा डेटा प्रिंसिपल को, और इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, तो सवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर पे। अगर ये सब के चांसेस हैं उस डेटा होल्ड करने से, तो उस डेटा फिड्यूशरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी।
ये अपॉइंट करेंगे एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर, ताकि इंश्योर करेगा ये कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं इस प्रपोज्ड बिल से, और कंडक्ट करेगा एक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट और पीरियोडिक ऑडिट इस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए। ड्यूटी और राइट क्या है डेटा प्रिंसिपल के? तो बिल जो है वो स्टिपुलेट कर रहा है, सॉरी, बिल जो है वो स्टिपुलेट कर रहा है कि जो ड्यूटी होंगे डेटा प्रिंसिपल के, वो उस स्तर तक होंगे कि वो इंश्योर करेगा कि वो नहीं रजिस्टर करे एक फॉल्स ग्रीवांस और कंप्लेंट को। ठीक है, जो भी डेटा प्रिंसिपल हैं वो कोई भी फॉल्स ग्रीवांस या कंप्लेंट रजिस्टर ना करे, नहीं प्रोवाइड करे किसी भी तरीके की गलत और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इन्फॉर्मेशन को दबाए नहीं। तो राइट जो है डेटा प्रिंसिपल का वो इंक्लूड करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जानने का राइट है। राइट टू करेक्शन, दैट मीन्स कि वो कोई भी ऐसा डेटा वो अगर दिया तो उसमें करेक्ट कर सकते हैं या इरेजर उसे मिटा सकते हैं। और ग्रीवांस रिड्रेसल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये प्रोवाइड करता है सेटअप करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, जो कि हमेशा मॉनिटर करेगा कंप्लायंस को कि क्या वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, किसके थ्रू? तो डेटा फिड्यूशियरी और डेटा प्रिंसिपल, क्या ये दोनों बिल के प्रोविजन को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। फिर फर्दर क्या है, पेनाल्टी इम्पोज बाय बोर्ड। तो बिल जो है वो प्रपोज करता है 6 टाइप ऑफ पेनाल्टी, जो कि एक्सटेंड करता है मैक्सिमम पेनाल्टी ऑफ ₹500 करोड़। दैट मीन्स कि अगर कोई सबसे हाई लेवल पे जाके ब्रीच करता है या किसी भी तरीके की कंप्लायंस इशू से वो भटकता है, तो उसको पेनाल्टी मैक्सिमम कितना देना होगा? 500 करोड़। और ये सब्सटैंशियली ज़्यादा है जो मैक्सिमम पेनल्टी स्टिपुलेट की गई थी पीडीपी बिल में। अब ट्रांसफ़र अगर करना है किसी डेटा को आउटसाइड इंडिया, तो ये सजेस्ट करता है कि ये नोटिफाई करेगा एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ को, जिनको कि जहाँ पे एक डेटा फिड्यूशियरी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है पर्सनल डेटा को। और वो ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो उन टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे जो कि इस बिल में स्पेसिफाइड होंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बिल। तो जो प्रोसेसिंग है डिजिटल पर्सनल डेटा का, वो कहाँ किया जाएगा? विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर प्रोसेस होगा डिजिटल पर्सनल डेटा आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसा प्रोसेसिंग जो होगा वो कनेक्शन में होना चाहिए, कोई भी ऐसा प्रोफाइलिंग है या एक्टिविटी है जहाँ पे ऑफर किया जा रहा है गुड एंड सर्विसेज किसको? तो डेटा प्रिंसिपल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इंडियन टेरिटरी में जो डेटा प्रिंसिपल को कोई भी ऐसा गुड्स एंड सर्विस ऑफर किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोफाइलिंग और एक्टिविटी हुई है, तो वो प्रोसेसिंग जो है डेटा का वो आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो सकता है। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस करना पर्सनल डेटा को, ताकि एनालाइज किया जा सके और प्रिडिक्ट किया जा सके वेरियस एस्पेक्ट रिगार्डिंग बिहेवियर, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इंटरेस्ट हैं किसके? तो डेटा प्रिंसिपल के। नहीं अप्लाई होगा कोई भी अगर नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है पर्सनल डेटा का। ऑफलाइन अगर कोई भी पर्सनल डेटा है, तो उसको पर्सनल डेटा जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू, किसके लिए? तो पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और पर्सनल डेटा जो है वो है अबाउट एन इंडिविजुअल, जो कि कंटेन करता है इन रिकॉर्ड, जो कि एग्जिस्टेंस में है फॉर लास्ट 100 ईयर्स। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल के? तो ये अटेम्प्ट कर रहा है कि एड्रेस करेगा जो भी लेक्यूना है करंट फ्रेमवर्क में। जैसे करंट लीगल फ्रेमवर्क जो कि इंश्राइन किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011 में, तो वो होली पूरी तरीके से इनएडिक्वेट है। क्यों? किस चीज़ के रिगार्डिंग इनएडिक्वेट है? तो सामना करने में जो भी हार्म्स होते हैं डेटा प्रिंसिपल को, जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये फंडामेंटल राइट है। किसमें? तो के एस पुट्टास्वामी केस 2017 में। तो इनएडिक्वेसी जो है वो देखा जा सकता है कि जो एक स्टैंड फ्रेमवर्क है वो किस पे प्रिमाइज्ड है? तो प्राइवेसी जो है वो केवल एक स्टैट्यूटरी राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ये नहीं अप्लाई होता है प्रोसेस करना पर्सनल डेटा बाय द गवर्नमेंट के थ्रू पे। इसका लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके के डेटा जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। ये प्लेस करता है एग्जैक्ट एक हार्ड ऑब्लिगेशंस किस पे? तो डेटा फिड्यूशरी पे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और ओवर रिडन हो जाते हैं और दबाए जाते हैं। और तो और यहाँ पे मिनिमल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो रखे गए डेटा फिड्यूशरी को, इन अगर ऑब्लिगेशंस का किसी भी तरीके से ब्रीच किया जाता है तो। फिर ये कंडेंस्ड लेजिस्लेशन। तो जो प्रीवियस वर्जन था प्रपोज लेजिस्लेशन का वो बहुत ही डेंस और वॉल्यूमिनस था, दैट मीन्स बहुत ही बल्कि था। लेकिन करंट बिल जो है वो कंडेंस्ड है, कंसाइज है और रीडर फ्रेंडली है। दैट मीन्स कि जो लोग भी पढ़ेंगे उनको आराम से समझ में आएगा। ट्रांसपेरेंट रिजिम का बात कर रहा है, तो बिल जो है वो चाहता है कि इंट्रोड्यूस करे कुछ तरीके की ट्रांसपेरेंसी करंट सिस्टम पे। जैसे जो यूजेस है पर्सनल डेटा का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो ऐसे किया जाएगा उस मैनर में जो कि लॉफुल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, जो भी इंडिविजुअल है उसके रिगार्डिंग।
उसके बाद क्या है, तो ये एम्पावर करेगा इंडिविजुअल को। तो अगर कंसिडर किया जाए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया का, तो जो प्रोविजन है वो बनाया गया है कि इंडिविजुअल को सक्षम बनाया जाएगा कि वो एक्सेस कर सके बेसिक इंफॉर्मेशंस को। कैसे? तो जितने भी वो आपके जो प्रोविजन है उनको 8 शेड्यूल के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें रिलीज किया जाएगा, ताकि हर कोई उसको पढ़ के समझ सके। इसका मकसद है कि क्रिएट करना है एक ईजियर कंप्लायंस रिजिम। तो बिल जो है उसको अगर पूरी तरीके से लिया जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है एक ज़्यादा फॉरगिविंग फ्रेमवर्क कंप्लायंस के लिए, और प्रपोज करता है बहुत सारा वेलकमिंग इम्प्रूवमेंट, जैसे कि डिलीशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। अगर नॉन पर्सनल डेटा है तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। इसको बोला जा रहा है कि ये प्रो बिजनेस वर्जन है। क्यों? क्योंकि इसने हटा दिया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट का, जो कि इम्पोज किया गया था 2019 बिल के थ्रू, और इसने रिलैक्स कर दिया है रूल किस पे, तो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पे। और ये रिलीफ लाएगा किसको, तो बिग टेक कंपनीज के रिगार्डिंग। दैट मीन्स कि वो डेटा का इनफ्लो और आउटफ्लो कर सकते हैं। अदर प्रोविजन क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट एडिशन किया गया है इस राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स के जो राइट है उसमें, वो ये है कि ये रिकग्नाइज करता है कि उनके पास राइट है, राइट टू पोस्टमार्टम प्राइवेसी, जो कि मिसिंग था पीडीपी बिल 2019 से। ये अलाउ करता है डेटा प्रिंसिपल को कि वो नॉमिनेट कर सके किसी और इंडिविजुअल को। किस केस में? तो डेथ और इनकैपेसिटी के केस में। और पहली बार इंडिया के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में हर एंड शी जो है उसको यूज़ किया गया है, ताकि रेफर किया जाए किसी भी इंडिविजुअल को इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। उस इंडिविजुअल का जेंडर जो भी हो उसको रेफर किससे किया जा रहा है, तो हर एंड शी से। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पैरा में, जहाँ पे विड्रॉ हर कंसेंट है ना। यहाँ पे हिज का यूज नहीं किया गया। ऐसे जनरली क्या होता है कि हमेशा हिज यूज होता है ना। तो ये बहुत एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है, मेल डोमिनेटिंग, है ना। तो इसलिए इसको हटा के इस पर हर और शी यूज किया गया है। अब कंसर्न्स क्या क्या है इस बिल से एसोसिएटेड, तो लैक्स टाइमलाइन। टाइमलाइन का कमी है। बिल इम्पोज करता है बहुत सारे ऑब्लिगेशन डेटा फिड्यूशियरीज पे, बट बिना प्रोवाइड किए एक टाइम फ्रेम का। जैसे कि डेडलाइन का कमी है कि डिलीट करना पर्सनल डेटा को अगर किसी भी केस में कंसेंट विड्रॉ हो जाता है। टाइमलाइन नहीं है बोर्ड के पास ताकि वो एडजुडिकेट कर सके किसी कंप्लेंट में। कोई डेडलाइन नहीं दिया गया डेटा फिड्यूशियरी को कि वो इरेज करे पर्सनल डेटा, जैसे ही जो पर्पस है वो पूरा हो जाए। फिर जो क्रूशियल राइट है फॉर डेटा प्रिंसिपल का वो गायब है। तो जो राइट है डेटा पोर्टेबिलिटी का और राइट टू बी फॉरगॉटन, ये पार्ट नहीं है इस ड्राफ्ट बिल का। तो राइट टू डेटा प्रोबेबिलिटी जो है वो अलाउ करता है डेटा प्रिंसिपल को कि वो रिसीव करे कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो सभी पर्सनल डेटा जो कि उसने प्रोवाइड किए हैं किसको, डेटा फिड्यूशियरी को। और इसमें डेटा, इसमें वो भी डेटा होगा जो डेटा फिड्यूशियरी ने जनरेट किया था उस डेटा प्रिंसिपल पे जब वो प्रोसेस कर रहा था जो भी प्रोविजनिंग है उसके सर्विस के उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेटा है जो हम बस थोड़ा सा ही सप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे जब कोई कंपनी है सपोज दैट वो डेटा प्रोसेस कर रही होती है तो उसे और फर्दर उसमें से डेटा निकल के सामने आते हैं ना, एक पैटर्न मिलता है वहाँ पे। तो सॉरी, तो ये जो भी पैटर्न से जो डेटा जो भी आपका फर्दर बनेगा, तो इस पे पहले क्या था कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इसमें बोला गया है कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो फर्दर डेटा ऐड क्रिएट होगा उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। फिर जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो अलाउ करता है उस डेटा प्रिंसिपल को कि वो पूछे इस डेटा फिड्यूशरी से कि वो स्टॉप कर दे जो भी कंटिन्यूइंग है डिस्क्लोजर ऑफ देयर पर्सनल डेटा। दैट मीन्स कि अगर डेटा फिड्यूशरी के पास आपका कोई डेटा है तो उसको डिस्क्लोज अगर करना है पर्सनल डेटा को तो उसको स्टॉप करने के लिए बोला जा सकता है। फिर वाइड डेफिनेशन है। तो एक जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, वास्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। और ये कंटेम्पलेट करेगा किसको, तो डीम्ड कंसेंट के लिए। तो ये डेफिनेशन जो है वो इंक्लूड करता है कि कोई भी फेयर और रिजनेबल पर्पस हो और अपीयर करता हो कि जो डेटा है वो डेटा फिड्यूशरीज को एक वाइड गैमट ऑफ राइट दे देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में डेटा को प्रोसेस किया गया या डेटा को स्टोर किया गया। और तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि वो स्पेसिफाई करेगा फेयर एंड रिजनेबल पर्पसेस जिसके लिए वो प्रोसेस कर सकता है पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट। राइट। तो ये फेयर एंड रिजनेबल जो है ये बहुत ही वेग टर्म है,
और ये डेटा फिड्यूशरी को वाइड गैमेट ऑफ पावर और राइट दे देता है एज सेम एज यूनियन गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा फेयर एंड रिजनेबल को कि कहाँ पे बिना कंसेंट के डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। अब कॉम्पोजिशन और पावर क्या क्या होंगे बोर्ड के, वो प्रॉब्लम है। तो बिल नहीं स्पेसिफाई करता है कि क्या एक्चुअल कॉम्पोजिशन और स्ट्रेंथ होगा बोर्ड का, है ना, जो कि रेज कर दिया है कि रिड्यूस इंडिपेंडेंस है प्रोपोज्ड बोर्ड का। लिमिटिंग पेनाल्टीज, तो बिल जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फोकस कर रहा है किस पे, तो नॉन कंप्लायंस पे ही सिवियरिटी पे केवल वो फोकस कर रहा है, और ये नहीं कि नॉन कंप्लायंस के मतलब एग्जैक्ट नॉन कंप्लायंस पे फोकस करने की बजाय कि नॉन कंप्लायंस की वजह से जो उसकी प्रॉब्लम होंगे उस पे फोकस कर रहा है। ये स्टेट करता है कि अगर नॉन कंप्लायंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बोर्ड जो है वो हो सकता है इंक्वायरी को बंद कर दे। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने नॉन कंप्लाई किया किसी भी प्रोविजन को, तो अगर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस इंक्वायरी को बंद किया जा सकता है। इंक्वायरी तभी होगा जब उसका इफेक्ट बड़ा होगा। ये नहीं कि अगर दोनों कंपनी ने नॉन कंप्लाई किया है सेम प्रोविजन को तो दोनों को पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर किसी का इम्पैक्ट निगेटिव नहीं आ रहा है तो उसका इंक्वायरी बंद हो जाएगा, और अगर किसी का इंक्वायरी इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है तो उस पर इंक्वायरी रहेगा। और तो और जो रिमेडियल मेजर हैं वो लिया जाएगा केवल नॉन कंप्लायंस में जब वो सिग्निफिकेंट होगा। तो प्रॉब्लम लाई करता है कि इसमें टर्मिनोलॉजी में, क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है और ये पोटेंशियली फॉल्टी इंटरप्रिटेशन को लीड कर सकता है। वाइड सेट है एक्सेप्शंस का, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एग्जाम करे किसी भी डेटा फिड्यूशरी को इस ड्राफ्ट बिल के प्रोविजन से। और तो और गवर्नमेंट जो है वो एग्जामेशन होगा गवर्नमेंट का बहुत सारे डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन से, अगर प्रोसेसिंग जो है वो किया जा रहा होगा इंटरेस्ट में प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफ किसी भी ऑफेंस का, और एनी अदर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ इसके रिगार्डिंग, यानी कि कोई लॉ के कॉन्ट्रावेंशन के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो उसमें गवर्नमेंट के पास भी एग्जेम्पशन होगा। अदर क्या है, तो ये अपीयर होता है कि या तो ये पोस्टपोन कर रहा है या डेलीगेट कर रहा है ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ऐड करके सिंपली कि एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जैसे ये प्रिस्क्राइब्ड होगा। इसमें केवल 30 क्लॉजेज हैं कंपेयर टू मोर देन 90 इन द प्रीवियस वन। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उनको छोड़ दिया गया है आगे के रूल मेकिंग के लिए। हालांकि बिल जो है वो इन्विसाज करता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें परमिट दिया जा रहा है डेटा प्रिंसिपल को कि वो क्लेम करे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो भी प्रोविजंस हैं उस लॉ के उसके ब्रीच के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन अदर ज्योग्राफीज, तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक एस्टिमेटेड 137 आउट ऑफ 194 कंट्रीज जो है उन्होंने लेजिस्लेशन में रखा है, एक लेजिस्लेशन बनाया ताकि सिक्योर करने के प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी। तो ईयू मॉडल जिसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और जीडीपीआर, ये एक टेम्पलेट है जो कि फॉर मोस्ट ऑफ लेजिस्लेशन ड्राफ्टेड अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लेजिस्लेशन बनाए गए हैं उसके लिए एक टेम्पलेट है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है उसको बैक किया गया किससे, तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क से जो कि अप्लाई होता है पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जो कि हो रहा हो किसी भी मीन्स के थ्रू। कैसे, तो बाय बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़। और इसमें एग्जेम्पशंस जो हैं वो है जैसे नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस, इन सबको एक उससे बाहर रखा गया है और जो कि क्लियरली डिफाइंड है और उसको देखा जाता है कि एक्सक्लूजन है पेरीफेरी पे। फिर यूएस मॉडल क्या है, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो लार्जली डिफाइन किया जाता है कि लिबर्टी प्रोटेक्शन, और फोकस करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल का पर्सनल स्पेस किससे, तो गवर्नमेंट से। और इसको देखा जाता है कि ये समवॉट नैरो है, कुछ हद तक ये नैरो है फोकस में। क्यों, क्योंकि इनेबल करता है कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज कि इंडिविजुअल जो है वो इन्फॉर्म्ड है उस कलेक्शन और यूज़ के बारे में। चाइनीज़ लॉ जो है डेटा प्राइवेसी में, वो चाइनीज़ डेटा प्रिंसिपल्स को न्यू राइट देते हैं क्योंकि ये चाहता है कि प्रिवेंट करे मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा, और ये चाहता है कि जो भी बिजनेस डेटा है उनको कैटेगराइज किया जाए उनके इंपॉर्टेंस की लेवल से, और नई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र पे। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सेवरल प्रोविजन हैं लॉ के उनको ये टीथ देगा और ऑपरेशनलाइज्ड किया जाएगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से, जैसे रूल्स टू बिल एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और तो और सिंस बिल जो है वो ओपन है फॉर पब्लिक कमेंट, तो राइटफुल कंसर्न जो है वो शेयर किया जा सकता है सभी स्टेक होल्डर्स को थ्रू विद द गवर्नमेंट। अब टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, तो अभी हाल ही में जो थर्ड मिनिस्ट्रियल काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस था, वो होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू इन न्यू दिल्ली। तो ये एनएमएफटी जो है वो स्टार्ट हुआ 2018 में, और इनिशिएटिव किसका था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट का।
ये ऑफर करता है एक प्लेटफॉर्म उन पार्टिसिपेटिंग नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डिलिबरेट करे, वो डिस्कस करे जो भी इफेक्टिवनेस है अभी करेंट इंटरनेशनल रिजिम का किस पे, तो काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पे। 2019 में कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उसको 2020 में इंडिया में होना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया था। अब टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो टेररिज्म जो है वो अनलॉफुल यूज़ है फ़ोर्स का और वायलेंस का, किसके अगेंस्ट? तो पर्सन और प्रॉपर्टी, ताकि उनको डराया जा सके, उनको मजबूर किया जा सके। किसको? तो किसी भी गवर्नमेंट को इंटिमिडेट और कोर्स करने के लिए, और उसके सिटीज़न को, ताकि जो भी उनके पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो भी प्रोसीड्स होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी का, उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो लीगली ऑब्टेन्ड है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल क्या है? तो जो कलेक्शन हुआ, ये सपोज दैट डर्टी मनी का, इसको प्लेस कर दिया जाता है किसमें? तो डर्टी मनी जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है फाइनेंशियल सिस्टम पे। अब उसका लेयरिंग होता है, जैसे ट्रांसफ़र होता है बैंक अकाउंट में, मान लीजिए कंपनी एक्स का, फिर ऑफशोर बैंक में गया, फिर लोन दिया वो कंपनी एक्स को, सपोज दैट। अब ये पेमेंट जो है वाई कंपनी के थ्रू हो रहा है, एक फॉल्स इनवॉइस के द्वारा, किसको? कंपनी एक्स को। अब ये इंटीग्रेट हो गया वापस से फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे परचेज हो गया लग्जरी एसेट का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, कॉमर्शियल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब करके क्या हुआ? ये पैसा फाइनेंशियल सिस्टम पे लीगली इंटीग्रेट हो गया। अब लिंकेज क्या है बिटवीन टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग? तो सिमिलर एक्टिविटी, एक क्लियर सिमिलरिटी जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में, कि ये बोथ जो केसेस एफर्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं ताकि हाइड किया जाए फंड को, किससे? तो जांच से, स्क्रूटनी से, स्टेट अथॉरिटीज़ के। एक एस्टिमेट जो है आईएमएफ का, उसके अकॉर्डिंग और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल जो है पूरे वर्ल्ड के अराउंड वो लगभग लॉन्डर करते हैं 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर एवरी ईयर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश करता है एक चैनल इलिसिट फंड का एक पीरियड ऑफ टाइम पे, और जो टेररिस्ट और अदर क्रिमिनल हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस चैनल को, कि क्रिएट करे वेल्थ को और लॉन्डर करे चैनल, जो कि लीगलाइज करे इस प्रोसीड्स को। अब टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग लिंकेज क्या है? सो क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, उससे जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस में लाया गया। अब वो क्या हो गया? एक डिस्गाइज्ड मनी हो गया, उसको फिर अनलॉफुल सोर्सेज में लाया गया। अब अनलॉफुल सोर्सेज से उसको टेररिस्ट जो भी है उनको फंड में दिया गया, और टेररिस्ट फंड में पैसा लॉफुल सोर्सेज से भी आते हैं, और फिर उनको टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है। अब डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग? तो जो ओरिजिन होता है फंड का वो लेजिटिमेट भी हो सकता है इन केस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नहीं। जैसे कि जो मेंबर हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे स्पेशली न्यू कमर, और जो भी ऑब्टेन किया जाता है कैसे? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अब्यूज़ करके। अब मेथड क्या है? मूविंग टेररिस्ट फंड, तो ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक के थ्रू। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग जो होता है बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, वो बहुत ही स्मॉल स्केल और डिफ़िकल्ट है उसको डिस्टिंग्विश करने से, जो लार्ज नंबर ऑफ लेजिटिमेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं हर दिन उससे। मनी वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम, तो जो रेमिटेंस प्रोवाइडर्स होते हैं वो प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिससे थ्रू कंज्यूमर जो है वो इंगेज करते हैं किससे? क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर एक्टिविटी में। फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश, तो कैश जो है वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसका? टेररिस्ट ऑपरेशन का। और वो कैसे हो रहा है? तो स्मगलिंग से। और तो जो इलिसिट ट्रेड हो रहा है कमोडिटीज़ में, जैसे कि ऑयल, चारकोल, डायमंड, गोल्ड एंड नारकोटिक्स में, वो कैश इकोसिस्टम को और सक्षम बनाते हैं। नए मेथड क्या है? तो यूज़ हो रहा है नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का, वर्चुअल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, वॉलेट, इन सब चीज़ों का। कौन-कौन से एफर्ट्स जो है वो किए गए हैं काउंटर करने के टेरर फाइनेंसिंग को? तो यूएनएससीआर का रिज़ॉल्यूशन 1267 और यूएनएससीआर रिज़ॉल्यूशन 1373, इसको फॉर्म किया गया है किसके बेडरॉक पे? तो फाइनेंशियल सैंक्शन रिजिम जो है उसके बेडरॉक पे, उन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी किसका? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसने सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया कि काउंटर करना है जो भी यूज़ हो रहे हैं न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टेररिस्ट पर्पस के लिए। फिर एफएटीएफ एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो वो सेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, जिसका एम होता है कि प्रिवेंट करे इस इलीगल एक्टिविटीज़ को और हार्म को जो कि वो सोसाइटी को करते हैं। टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच किसका? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का। ये वर्क करता है जो भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग को काउंटर करने के। फिर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, ये लीड करता है और कोऑर्डिनेट करता है
सभी यूएन अप्रोच को ताकि प्रिवेंट किया जाए और काउंटर किया जाए टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को। अब इंडिया का नेशनल एफर्ट क्या रहा है टेरर फाइनेंसिंग के लिए? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ये फेडरल एजेंसी है जिसको स्टैब्लिश किया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू टू कॉम्बैट करने के लिए टेरर इन इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपी है, ये एक एंटी टेरर लेजिस्लेशन है जो कि चाहता है कि डेजिग्नेट करे किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट। फिर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेट ग्रिड जिसको बोलते हैं, ये कंसीव किया गया है ताकि इंटेलिजेंस शेयरिंग को सक्षम बनाया जा सके और इंडिया का जो काउंटर टेरर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। इंडिया ने प्रपोज किया एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो कि कोऑर्डिनेट करेगा उन सभी प्रयासों को टू फाइट टेरर फंडिंग। तो ओवरऑल अप्रोच जो है बियॉन्ड बॉर्डर कोऑपरेशन का वो बेसिस है काउंटर करने के लिए टेरर फंडिंग ग्लोबल लेवल पे। प्रिविलेज चैलेंजेस क्या क्या है काउंटर करने में टेरर फाइनेंसिंग को? तो वीकनेस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूज बर्डन ऑफ लेजिस्लेशन जो कि क्रिएट किए गए हैं इंडिविजुअल कंट्री के थ्रू। इनएडिक्वेट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी बाय बैंक, तो जो लो लेवल है ऑफ ओवरऑल कंप्लायंस का इस एरिया में वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कल्चर ऑफ बैंकिंग है उसको, जो कि क्लाइंट को गेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। पॉलिटिकल विल का कमी है, तो जो एब्सेंस है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट का पॉलिसी लेवल्स पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे और लेजिस्लेटर्स के लेवल पे, वो बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस है कि डेवलप किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके ए रोबस्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क को। कोलैबोरेशन का कमी है, तो कंट्री फेल कर जाते हैं इन्हांस करने में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑपरेशन को। किससे? तो नेशनल सेक्टर और दोज अक्रॉस बॉर्डर्स। नॉन कैश मेथड इंक्रीज हो रहा है, प्रोलिफरेशन किसका? तो न्यू नॉन कैश पेमेंट मेथड का, जैसे प्रीपेड कार्ड है, इंटरनेट पेमेंट है, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल मनी है, मोबाइल पेमेंट है। ये सब एक नया गेटवे खोल दिया टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। अब क्या क्या किया जा सकता है इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? तो स्ट्रेंथन करना होगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को। एक एक्यूरेट और वेल लिंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिवील करेगा जो स्ट्रक्चर होगा टेररिस्ट ग्रुप का और तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं इंडिविजुअल टेररिस्ट का। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो होता है प्राइवेट सेक्टर से, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो भी टेररिस्ट एक्ट है उसको बर्बाद करने के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ वो बहुत ही ज़रूरी है कॉम्बैट करने के लिए इस तरीके के क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस को। ये इंक्लूड करता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग इंटरनेशनल एक्टर। फिर इन्वॉल्वमेंट किसका? तो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर का। तो कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है बिटवीन फाइनेंशियल सेक्टर एंड द अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है लीगल प्रोसीजर के लिए, वो इंक्रीज करेगा ओवरऑल सुपरविजन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो अगर जो इवॉल्विंग थ्रेट है मनी लॉन्ड्रिंग का जो कि सपोर्ट हो रहा है उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिला कैसे? तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उसको ज़रूरत है कि एड्रेस किया जाए कैसे? तो इक्वली एडवांस्ड मैकेनिज्म से, जैसे बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पेनल प्रोविजन उसको प्रोपोर्शनेट बनाना, ऐड करना है मेजर जैसे कि कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी पेनल प्रोविजन पे है ना, और वो इंक्रीज करेगा जो डेटरेंस कोशेंट है पनिशमेंट का इस तरीके का क्राइम का उसको। अब चेक करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, तो कैसे? स्टेप वन प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई करना है उस ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटर को और तो और प्लेस करना है लिमिटेशन बहुत सारे ट्रांजैक्शन पे। डिटेक्शन, तो इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है उसको और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है किसका? तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव मेजर्स का। सप्रेस करना है उस क्राइम को, तो जब सप्रेस किया जाएगा जो भी एसोसिएटेड क्राइम है उसको कैसे? तो इन्फोर्समेंट मेजर से, जैसे फ्रीजिंग एंड सीजिंग एसेट्स के थ्रू। अब क्राउड मैनेजमेंट, तो अभी हाल ही में स्ट्रेटजीज जो हुए सियोल साउथ कोरिया में और मोरबी इन गुजरात में, वो फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है क्राउड और उनके मैनेजमेंट को। तो सियोल क्राउड ट्रेजेडी जो है वो क्लासिक केस है क्राउड क्रश और कोलैप्स का, जिसमें कि मोर देन 150 पीपल्स जो हैं वो मर गए सेलिब्रेट कर रहे थे जब वो हैलोवीन। तो क्राउड क्रश जो है वो तब होता है जब बहुत सारे पीपल जो हैं वो एक बिल्कुल ही कन्फाइंड एरिया में अ, चले जाते हैं, ठीक है, इधर ऑन द वे इन, या तो वो अंदर जा रहे हों या फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तो लोग जो हैं उनको स्क्वीज्ड कर दिया जाता है, सिकोड़ दिया जाता है इस स्तर तक कि वो अ, अपने लंग्स जो हैं उनको इन्फ्लेट नहीं कर पाते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव एस्फाइक्सिएशन जो है उसके रिस्क पे चले जाते हैं।
तो मोरबी जो है वो एक मेजर हब है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज और इंडिया के सिरेमिक फैक्ट्री का। और लगभग 70% ऑफ इंडिया का जो सिरेमिक है वो प्रोड्यूस होता है मोरबी में। और सिरेमिक टाइल्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं यहाँ पे, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ, तो मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में। तो क्राउड मैनेजमेंट क्या है? तो क्राउड मैनेजमेंट का मतलब है कि पब्लिक सिक्योरिटी प्रैक्टिस, जिसमें कि क्राउड को मैनेज किया जाता है कि प्रिवेंट किया जा सके किसी भी तरीके के क्राउड क्रशेस का जो आउटब्रेक होने वाला है उसको, एफरेज को, फाइट को, रायट को, और जिसमें कि असेंबली हो, प्रोटेस्ट हो और डेमोन्स्ट्रेशन जो उसको डिस्पर्स किया जाए। तो क्राउड मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी फोर्सेस। तो जब तक क्राउड डेंसिटी जो है वो मैनेज किया जाता है ऑप्टिमल लेवल पे, तो पीपल जो होते हैं क्राउड में वो गवर्न होते हैं सोशल फोर्स के थ्रू। दैट मीन्स कि एक वॉलेंटरी फोर्स, जहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्स होता है किसको, सोशल इंटरेक्शन को। लेकिन जैसे क्राउड डेंसिटी एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाता है, तो लोग का मूवमेंट जो होता है उसके अंदर वो इनवॉलेंटरी फोर्स के थ्रू गवर्न होता है। दैट मीन्स कि फिजिकल फोर्सेस जो कि प्रोड्यूस होते हैं कैसे, पुश करके एक दूसरे को, या आगे पीछे से या साइड से, और इस तरीके से वो एक पैक टुगेदर सिचुएशन में चले आते हैं। ठीक है, जैसे आप भीड़ में जाते हो तो बहुत भीड़ है तो देखते हो ना, आप खुद ही ठेलाने लगते हो भीड़ के थ्रू, है ना? और अगर कम भीड़ हो तो आप अपने हिसाब से चलते हो, आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है क्राउड मैनेजमेंट का? तो प्रोटेक्ट करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुनिश्चित करता है एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन ताकि अवॉइड किया जा सके कंफ्यूजन अमंग द क्राउड। प्रोमोट करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसका, तो जो भी इवेंट में जो भी अटेंडीज हैं, जो भी लोग अटेंड करने आए हैं उनका। और अवॉइड करता है स्टैम्पिडीज एंड रायट, किसी भी तरीके का रायट और कोई घटना को बचाता है मास गैदरिंग इवेंट में होने से। तो कॉजेज क्या क्या है इस डिजास्टर जो भी एसोसिएटेड होते हैं क्राउड से, उनके। तो स्ट्रक्चरल फेलियर ये क्यों होता है? तो सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, मान लीजिए सपोज है कोई बैरिकेड है, पुअर गार्ड रेलिंग है, टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है, इमरजेंसी एग्जिट की कमी है, या फिर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था मोरबी गुजरात में अक्रॉस माचू रिवर, वो स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से हुआ था और मैनेजमेंट एपैथी की वजह से। फायर और इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे डिजास्टर जो हैं वो होते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से, अनऑथराइज्ड फायर वर्क, बिना अथॉरिटी के ऑर्डर के फायर वर्क हो रहा हो किसी भी इनक्लोज प्लेस में, है ना? फायर कोड का वायलेशन हुआ हो या शॉर्ट सर्किट हुआ हो इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। सिक्योरिटी, तो जो अगर कम डिप्लॉय किया जाए और अपर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी पर्सनल को अगर ब्रीफिंग दिया जाए क्राउड कंट्रोल के लिए उनको डिप्लॉय करने से पहले, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सीसीटीवी सर्विलेंस जो है क्राउड का उसका कमी हो, एक इफेक्टिव वायरलेस सिस्टम का कमी हो पुलिस के पास, ये सब इस डिजास्टर की तरफ ले जाते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन हो स्टेक होल्डर्स के बीच में, ये होता है क्यों? तो लैक, कमी होती है अंडरस्टैंडिंग किसका, तो रेंज ऑफ ड्यूटीज जो उनको दी गई है, कम्युनिकेशन डिले होता है, कोऑर्डिनेशन गैप होता है उन एजेंसियों के बीच में। क्राउड के बिहेवियर पे ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना क्राउड बिहेवियर को। क्यों? क्योंकि रश में क्या होता है कि क्राउड जो है वो बिल्कुल ही नॉन वॉलेंटरी वे में चलने लगते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है डिज़ास्टर रिलीफ सप्लाई का, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लास्ट मिनट जो चेंज किया जाता है, जैसे लास्ट मिनट चेंज हुआ सपोज दैट प्लेटफॉर्म किसी भी ट्रेन अराइवल डिपार्चर के लिए, तो क्राउड जब बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या क्राउड मैनेजमेंट का, तो टाइप ऑफ इवेंट, राइट? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, तो कैपेसिटी प्लान करना है कि क्या कैपेसिटी है, रिस्क असेसमेंट करना है, इम्प्रूव्ड एक प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग होना चाहिए, इंसिडेंट्स का रिस्पॉन्स होना चाहिए और कैपेसिटी बिल्ड करना है। अब किसमें तो टाइप ऑफ इवेंट क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे रिलीजियस है, स्कूल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल है, स्पोर्ट इवेंट, म्यूजिक इवेंट है, पॉलिटिकल है, प्रोडक्ट प्रमोशन है। फिर क्राउड एक्सपेक्टेड क्या है, तो कौन से एज के होंगे, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटा, वेन्यू, इवेंट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्राउड का मोटिव क्या होगा, तो सोशल है, इंटरटेनमेंट है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है एंड इकोनॉमिक्स है। ठीक है। वेन्यू क्या होगा, तो लोकेशन क्या है उनका, प्लेन, हिली टेरेन, टेम्पोरल है कि परमानेंट है, ओपन है या कन्फाइंड है, पब्लिक है या प्राइवेट है, कैपेसिटी कितना होगा। और अदर स्टेक होल्डर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे लोकल शॉप का, बिजनेसेस का, पंडाल का, रेसिडेंट कौन कौन है नेबरहुड में, एनजीओज क्या काम कर रहे हैं वहाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सबको कंसिडर करके। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइन क्या है क्राउड मैनेजमेंट पे, तो सबसे पहला प्लानिंग। तो यहाँ पे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस इवेंट और वेन्यू का, जो विजिटर्स हैं उनका, स्टेक होल्डर्स का,
कि वो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। रिस्क एनालिसिस करना है, तो आइडेंटिफाई करना फ्यूचर के कोई भी हजार्ड को, जैसे स्टैम्पेड एक्सेट्रा, और इवैल्यूएट करना उससे जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उससे, और फॉर्मुलेट करना एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी ताकि विजिटर्स के सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाना है ना, तो प्लान को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग अलर्ट मैकेनिज्म, अर्ली वार्निंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मीडिया मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, कोई भी अनफोर्सिंग इंसिडेंट और सर्कमस्टांसेस अगर हो जाती है तो। सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर, जैसे बैरिकेड होना चाहिए, रोड ब्लॉक होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए, इन सबको डिप्लॉय किया जाना चाहिए उस टारगेट एरिया में ताकि कंट्रोल किया जा सके फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियंस को, हॉस्टाइल ग्रुप को और व्हीकल्स को। हेल्थ हाइजीन एंड मेडिकल सर्विस, तो अगर इवेंट हो रहा है मास गैदरिंग का तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए जो भी क्राइसिस सिचुएशन है अपने प्लानिंग में, अपने रिसोर्सेज का। तो नीड है कि डेवलप किया जाए एक ऐसा मैकेनिज्म अवेयरनेस क्रिएशन के रिगार्डिंग जो कि इंश्योर करे अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड फर्स्ट एड स्टाफ को, किट्स को और इमरजेंसी जो भी लाइफ सेविंग मेडिसिन और डिवाइसेस है उसको। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसमिनेशन, तो टाइमली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अगर होगा वेरियस स्टेक होल्डर के बीच में, जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, एनजीओ, मीडिया एक्सेट्रा, ये इंश्योर करेगा कि क्राउड गैदरिंग इवेंट जो है वो स्मूथली चले और सक्सेसफुली चले बिना किसी इंसिडेंट के। अब क्राउड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी तो यूज़ किया जाना चाहिए, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एक्सेट्रा, ये इंप्रूव करेगा क्राउड एक्सपीरियंस एंड क्राउड कंट्रोल को। ट्रेनिंग, अगर ट्रेन किया जाएगा क्राउड मैनेजमेंट पर्सनल को, प्रोवाइड किया जाए उनको इंस्ट्रक्शन, नॉर्मल और इमरजेंसी क्राउड मूवमेंट पर कंडक्ट किया जाए मॉक ड्रिल, तो ये बहुत ही ज़रूरी है प्रिवेंट करने पे क्राउड डिजास्टर्स को। रोल ऑफ मीडिया, तो मीडिया जो है वो वॉच ध्यान रख सकता है किसका, तो एंटी सोशल एलिमेंट पे, और हाईलाइट कर सकता है जो भी सस्पेक्टेड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं ताकि अवॉइड किया जा सके जो क्राउड डिजास्टर है और रिस्टोर किया जा सके पीस एंड हार्मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो असेसमेंट किया जाए कैरिंग कैपेसिटी किसका, तो जो भी वेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका असेसमेंट किया जाना चाहिए कैसे, और तो और प्लानिंग में ओवर अटेंडेंस जो है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, और एड्रेस किया जाना चाहिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है ताकि अवॉइड किया जा सके किसी भी तरीके के मिसहैप्स को। अब न्यूज़ में है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सेंसस जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटाबेस, उसको नोटिफाई किया गया है एज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नोटिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी तरीके का अगर टैंपरिंग होगा या अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा उस डेटा पे जो कि एसोसिएटेड होगा सेंसस एप्लीकेशन का, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटाबेस जो है और डेटा सेंटर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो वो पनिशेबल होगा बाई 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, और ये रेफर करता है कोई भी फिजिकल और साइबर बेस्ड सिस्टम इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन अगर उसका किया जाए तो उसका एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट हो नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पे। तो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको अमेंड किया गया था 2008 में। थ्रेट्स क्या क्या है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को, तो नेचुरल जैसे अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा, ह्यूमन है जैसे टेररिज्म, इकोनॉमिक एस्पियोनेज एक्सेट्रा, और एक्सीडेंटल जैसे पावर ग्रिड, सेफ्टी सिस्टम फेलियर। मेजर क्या क्या लेना चाहिए तो प्रोटेक्ट सीआई, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये नोडल एजेंसी है जो कि मेजर्स देता है प्रोटेक्ट करने को सीआईआई को। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन, ये नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्ड करता है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है जो कि कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिलकर नेशनल लेवल पे फॉर साइबर सिक्योरिटी मैटर, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 जो कि बिल्ड करता है सिक्योर एंड रिजिलियंट साइबर स्पेस। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन है, तो ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम एंड स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब इंटर नेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव क्या है, सीआरआई, तो जो इन अभी बढ़ता हुआ रैंसमवेयर अटैक हुआ है ग्लोबली, उसके बाद सीआरआई has डिसाइडेड किया है कि वो अपना इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन को और मजबूत करेगा, गहरा करेगा। तो सीआरआई जो है वो ग्रुप है 36 कंट्री का इंक्लूडिंग इंडिया और यूरोपियन यूनियन, जिसका एम है कि डिस्टर्ब करना है रैंसमवेयर अटैक को और मजबूत करना है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा को। तो इंडिया जो है वो लिथुआनिया के साथ मिलकर लीड कर रहा है इस नेटवर्क रिजिलियंस वर्किंग ग्रुप ऑफ सीआरआई को। अभी हाल के समिट में सीआरआई ने डिसाइड किया कि वो स्टैब्लिश करेगा एक इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स जो कि कोऑर्डिनेट करेगा रिजिलियंस, डिस्ट्रप्शन एंड काउंटर इलिसिट फाइनेंस एक्टिविटी को।
ब्लू बगिंग क्या है? तो ये एक प्रकार का हैकिंग है जो कि अटैकर्स को अलाउ करता है एक्सेस करने पे एक डिवाइस का। कैसे? तो उसके डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन से। जैसे एक बार ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो हैकर जो है वो यूज़ करता है एक ब्रूट फोर्स अटैक, ताकि बाईपास किया जा सके ऑथेंटिकेशन को। जैसे ही डिवाइस ब्लू बग्ड हो जाता है तो हैकर जो है वो सुन सकता है आपके कॉल्स को, रीड कर सकता है, सेंड कर सकता है मैसेज को, स्टील कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कॉन्टैक्ट को। इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लूटूथ बंद रखें जब यूज़ में नहीं है, अपडेट करते रहिए डिवाइस को, और पब्लिक वाईफाई का बहुत ही लिमिटेड यूज़ कीजिए। हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम हेल्थ, तो एसएफओ टेक्नोलॉजी जो है उसने पार्टनर किया है डीआरडीओ के साथ डेवलप करने के लिए हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम हेल्थ को। तो ये कोलैबोरेशन जो है डीआरडीओ का सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस चेस के साथ, उसका एम है कि डेवलप करना एक 2 किलोवाट सिंगल मोड कॉन्टिन्यूस वेव फाइबर लेज़र। तो चेस जो है वो एक डिफेंस लैब होगा अंडर डीआरडीओ फॉर रिसर्च एंड वर्क ऑन हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो एच जो है वो एक वेपन है जो कि एमिट करता है इनफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी जो कि डायरेक्टली रेंडर कर सके एक टारगेट को इनफेक्टिव बिना यूज किए कन्वेंशनल म्यूनिशन। ड्यू जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि कवर करता है उन सारे टेक्नोलॉजी को जो कि प्रोड्यूस करता है एक बीम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के? तो ये स्टील्थ लाइक परफॉर्मेंस देता है ना, जो कि क्वाइट और इनविजिबल बीम होता है। प्रिसीजन टारगेटिंग है जो कि लीथल और नॉन लीथल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। लो कॉस्ट होता है पर शॉट, और जो स्पीड ऑफ लाइट इंगेजमेंट होता है उसके वजह से ये बहुत यूज़फुल है, जो कि रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रैकिंग को बहुत ही फास्टर बना देता है। तो जो वेपन है इंडिया में वो डेवलप कौन कर रहा है? तो वो डेवलप कर रहा है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रन रे गन एरे दुर्गा 2। ठीक है, तो ये जो वेपन है इंडिया में वो डेवलप क्या कर रहा है? दुर्गा 2। अदर प्रोजेक्ट कौन कौन से है? तो किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, प्रोजेक्ट आदित्य एंड एयर डिफेंस डैजलर्स। तो रसिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इजराइल एंड चाइना के पास ऐसा रॉबस्ट प्रोग्राम्स है डेवलप करने के लिए ड्यू को। अब सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फैसिलिटी है जो कि लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के थ्रू सोनर सिस्टम्स के लिए, जो कि डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के यूज़ के लिए। तो सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वो हेल्पफुल है एक्सप्लोर करने में और मैप करने में ओशियन को, क्योंकि साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करता है बहुत दूर तक पानी में एज कंपेरिजन टू रडार एंड लाइट वेव। तो स्पेस जो है वो एक तरीके का फैसिलिटी है वर्ल्ड में जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो कि लोअर्ड अप कर हो सकता है, मतलब कितने नीचे तक जा सकता है, तो 100 मीटर की डेप्थ तक। और स्पेस जो है उसको मेनली यूटिलाइज़ किया जाएगा इवैल्यूएट करने के लिए सोनार सिस्टम को, और ये अलाउ करेगा कि तेज़ी से डिप्लॉय किया जा सके और ईजी रिकवरी किया जा सके जो भी साइंटिफिक पैकेजेस हैं, जैसे कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स को। रोहिणी 200 रॉकेट, दैट इज़ RH-200। तो RH-200 जो है ये साउंडिंग रॉकेट है इसरो का, इसने रिकॉर्ड किया है अपना 200वां कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट। तो साउंडिंग रॉकेट जो है उसको यूज़ किया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी के थ्रू कैरी आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट, किस पे? तो मीटीरियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जो भी ऐसे सिमिलर ब्रांचेज हैं स्पेस फिजिक्स के। तो जो पहला साउंडिंग रॉकेट था उसको लॉन्च किया गया था इंडिया से, वो था अमेरिकन नाइक अपाचे इन 1963, और इसरो ने लॉन्च किया था अपना खुद का वर्जन रोहिणी RH-75 1967 में। तो RH-200 जो है वो सॉलिड मोटर पावर्ड एक्सपेंडेबल रॉकेट है जो कि सक्षम है कितने हाइट तक जाने पे? तो 70 किलोमीटर तक, और ये साथ में ले जा सकता है पेलोड जो कि डिज़ाइन किया जाता है स्टडी करने के लिए अपर एटमॉस्फेयर को। एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं न्यूज़ में? तो इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022 ये एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है जो कि इन्वॉल्व करता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी को। गरुड़ शक्ति ये एक बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किसके बीच में? तो इंडिया और इंडोनेशिया और उनके स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज होता है ट्रेनिंग के लिए। एक्सरसाइज गरुड़ जो है वो जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, और गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट वन इज युद्ध अभ्यास 2022। तो ये एक एनुअल इंडिया यूएस एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, तो ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है बिटवीन इंडियन एंड मलेशियन आर्मी। अब विजन आईएएस के अक्टूबर 2022 मैगजीन में एक एरर हो गया था, वो यहाँ पे करेक्ट किया गया है कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसने शो किया था कि उज्बेकिस्तान जो है वो भी
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि उज्बेकिस्तान जो है वो CSTO का मेंबर नहीं है। तो जो CSTO के मेंबर कंट्री हैं वो हैं बेलारूस, यहाँ बेलारूस है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर आपका तजिकिस्तान एंड देन अर्मेनिया। हियर लाइज द अर्मेनिया। और जो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान, ये सारे कंट्रीज़ मेंबर नहीं है, या यहाँ यूक्रेन वगैरह जो भी हैं ये मेंबर नहीं है।